नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। जितने भी लोगों को कुंडली देखनी नहीं आती है, घर में बैठे बैठे परेशान होते रहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, परिवार के लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं, किसी के साथ बिजनेस डील होती है, कोई शादी की बात चलती है, थोड़ा बहुत अपने आप खुद को भी देखना आना चाहिए। तो उसके लिए मेरे साधकों की भी बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि गुरु जी थोड़ा बहुत हमें भी सिखा दो। तो थोड़ा बहुत क्या, मैं आज बेसिक में कुछ बहुत प्यारी चीज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कि इतना आप देख लोगे कि काफी कुछ आपको समझ आ जाया करेगा। किसी इंसान के कैरेक्टर के बारे में जानना है, उसका व्यवहार कैसा होगा, कैसा व्यक्ति होगा, क्या करता होगा। मैं साइड स्क्रीन पे अभी एक लगन चार्ट की फोटो लगाऊंगा, उसमें 1 से 12 तक जो है सारे प्लैनेट दिखेंगे। जिसमें 1 नंबर है, आपने उसको फर्स्ट हाउस मानना है, और जिसमें 2 नंबर है 2, 3 नंबर है तो 3, इस तरीके से आपको मानना है। आपके लगन चार्ट में जो भी नंबर लिखे होंगे उसको आपने नहीं देखना, इस चार्ट को देखना है जो मैं यहाँ स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। इस चार्ट को आप देखो, इसमें 1 से लेकर 12 नंबर है। इसी को एस्ट्रोलॉजी में फॉलो किया जाता है, इसी के ही उसके घर जो जो खाने होते हैं 1 से लेकर 12 तक इसी फिगर में माने जाते हैं। और जो प्रॉपर लगन चार्ट में जो नंबर लिखे होते हैं वो आपको पता ही होगा, राशियां होती हैं, राशियों के स्वामियों से फिर वो बहुत लंबी और बहुत ज्यादा गुण रहस्य वाली चीज है। फिर वो बिना पढ़े लिखे, बिना उसको समझे, फिर आप उसके बारे में पूरा नहीं जान सकते। मगर आज मैं आधे 15, 20, 25 मिनट के इस वीडियो में आपको जितना भी दे पाऊंगा, आधे घंटे के वीडियो में काफी यूजफुल जानकारी होगी, और बहुत ज्यादा आप अपने घर के सभी लोगों की कुंडली उठा करके बैठ जाओ। चाहे आपके मम्मी पापा हों, भाई बहन, बच्चे, परिवार में किसी की भी हो, आपकी सिस्टर की हो, आप सभी की कुंडलियां उठा करके बैठ जाओ। और उनका जो फर्स्ट पेज होता है लग्न चार्ट, और एक उनका एक वर्ष फल चार्ट होता है। वर्ष फल का भी एक ऐसे ही कुंडली बनी होती है। अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजी की ऐप में जाओगे तो उसमें वर्ष फल का चार्ट भी मिल जाएगा, उसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हो। अब इसमें अभी हम ज्यादा डीप में तो नहीं जाएंगे, स्टार्टिंग बेसिक में मैं लगन चार्ट से आपको बताता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के पूरे जीवन चरित्र को कैसे जाना जा सकता है। सपोज करो, अब हम फर्स्ट हाउस की बात करेंगे। जैसे केतु अगर किसी का फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, केतु अगर किसी का भी फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, तो वो व्यक्ति आप उसको आसानी से देखोगे कि हर बात में बिना बात के बहस करने की उस व्यक्ति की आदत होगी। आप जितनी भी कुंडलियां उठाओगे जिसमें भी केतु फर्स्ट हाउस का होगा, ये लोग बिना बात के खामखा की बहस करते हैं, गलत होते हुए भी अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। ये जान ही नहीं पाते कि सामने वाला इंसान उन्हीं के भले के बारे में बोल रहा है। ये केतु जब यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं, उनको कितना भी उनका भला भी सोचोगे ना, आप उनके लिए कुछ भी एफर्ट कर रहे होगे, पर उनको सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज दिखाई देगी। अंदर से आप उनके लिए कितना प्यार, कितनी भावना रखते हो, ये लोग कभी नहीं देख पाते। अगर आप में से किसी की भी कुंडली में फर्स्ट हाउस में केतु है, तो आपको उसके लिए उपाय करना बहुत जरूरी है। अब केतु की दृष्टियां जो जो नुकसान पहुंचाती हैं वो तो सब बात अलग विषय है। यहाँ हम सिर्फ उसके प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे कि कौन सा ग्रह आपको कहाँ बैठ करके क्या प्रॉफिट देता है, क्या लॉस देता है, कैसा आपको निर्माण करता है। अब ठीक इसी तरह शनि है। अगर शनि हमारा कहीं पर भी थर्ड हाउस में जब भी आ जाए, तो जीवन में बिजनेस हो या नौकरी हो, उसके पास पैसे की हमेशा दिक्कत रहेगी, कैश का फ्लो आना कम हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं मानेंगे कि इसके पास पैसा ही नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। कैश, लिक्विड जो कैश होता है, लाइक जैसे बिजनेस है तो ऑनलाइन मोड से भले ही उसको पेमेंट आ रही हो, या कोई उसको कोई सामान दे करके चला जाए, ऐसा ज्यादा होगा, उसके पास लिक्विड कैश की हमेशा दिक्कत होगी। यानी कि वो 5 लाख की चीज खरीदना चाहता है तो उसके पास हमेशा 3 लाख ही होंगे। यानी हमेशा उसको कैश फ्लो की दिक्कत बनी रहेगी जब भी शनि किसी का भी थर्ड हाउस में होगा। और अगर केतु 5वें घर में अगर आ जाए, 5वां घर हमारा प्रेम भाव भी है, हमारा संतान भाव भी है, हमारी पढ़ाई का भी भाव है, और केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है, अध्यात्म देने वाला ग्रह भी है। केतु जब भी हमारी कुंडली में 5वें घर में आएगा, इसका एक सबसे बड़ा सूत्र मैं आपको बता रहा हूं। जब भी आप कोई भी काम करने जाओगे, जैसे कि आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो कोई जॉब के लिए, या कोई भी नया काम आप करने जाओगे, तो ऑलमोस्ट हर बार आपको 5 से 6 बार एक ही काम के लिए प्रयास करना पड़ेगा। लाइक आप सीए के एग्जाम्स दे रहे हो, तो एक बार में अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होगा।
ये बहुत बड़ा विषय होता है। मेरे एक फ्रेंड को 4 बार सीए अटेम्प्ट करनी पड़ी और 5वीं बार में भी जाकर के वो सीए क्लियर नहीं कर पाया, फिर छोड़ करके ऐसे लोग किसी और फील्ड में चले जाते हैं। यानी कि हार मान लेते हैं ऐसे लोग, 3-3, 4-4, 5-5 बार एक ही चीज के लिए मेहनत करते रहते हैं। उनके अंदर एक जिद बन जाती है कि मुझे इसको करना है, और फिर वो उसको कंप्लीट भी नहीं कर पाते। ऐसे ही अब हमारा जो शनि है, शनि जब हमारा 6th हाउस में आ जाए कुंडली के, जब भी 6th हाउस में हमारा शनि आ जाए तो वर्षफल में भी आ जाए, ऐसे पर्सन को आप देखना कि लेदर के जो पर्स होते हैं, लेदर की बेल्ट्स होती है, लेदर की जैकेट्स होती है, अपने आप ही गिफ्ट आने शुरू हो जाते हैं। कोई भी आपके बर्थडे पे आएगा तो लेदर के कोई शूज ले आएगा, कोई लेदर की बेल्ट दे जाएगा, कोई लेदर का पर्स दे जाएगा। आप वर्षफल में भी देखोगे, जिस ईयर में शनि आपका 6th हाउस में आएगा, उस साल में आपको कोई ना कोई व्यक्ति आपके रिश्तेदारी में, दोस्ती में आपको लेदर के गिफ्ट जरूर मिलेंगे। ये इतना बड़ी साइंस है, आप हैरान हो जाओगे कि जीवन में होने वाली हर घटना ग्रहों के चलने पर भी निर्भर करती है। हर एक वस्तु जो है वो ग्रहों से जुड़ी हुई है। चंद्रमा है, कितना ही सौम्य प्लेनेट हो, मगर जब भी 2nd घर में आता है तो वो व्यक्ति, उसका जो जन्म होगा, वो जहाँ पैदा होगा, वो कभी भी ग्राउंड फ्लोर पर पैदा नहीं होगा। वो हमेशा ग्राउंड से अबव, 1st फ्लोर हो, 2nd फ्लोर हो। जिस हॉस्पिटल में भी उसका जन्म होगा, आप नोटिस करना कि उसकी जो ऑपरेशन थिएटर भी होगा ना, वो भी 2nd फ्लोर पे होगा या 3rd, 4th, 5th फ्लोर पे कहीं भी हो सकता है। वो आकाश में ही जन्म लेगा। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी कहती है कि चंद्रमा दूसरे घर वाला व्यक्ति आकाश में जन्म लेता है, वो धरती में जन्म नहीं लेता। तो पहले जमाने में तो आकाश कहाँ होता था पता नहीं। आजकल क्या है, ये जो लोग हैं ये हमेशा 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर पे, ऐसी जगह पे इनका जन्म होता है। आप में से किसी का भी चंद्रमा इस भाव में बैठा हो तो आप देखना ये बात एकदम सटीक होगी। अब शुक्र, वीनस बहुत ही जबरदस्त प्लेनेट है, पूरी जिंदगी में ऐश्वर्य भरने वाला, सारी खुशियां, पूरे संसार की जितनी भी ऑलमोस्ट हैप्पीनेस है, वीनस के बिना वो जीवन में आ ही नहीं सकती। जिसका वीनस अच्छा नहीं है उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता, वो हर चीज के लिए स्ट्रगल करता रहता है। और वीनस जब भी 2nd घर में आएगा, वीनस हमारा प्यार, प्रेम और जितने भी हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी सोशल लाइफ, इसका जो कारक है वो वीनस है। वीनस जब भी 2nd भाव में आएगा तो वीनस, 2nd घर किसका है? 2nd घर में जब भी वीनस आएगा तब ही आप नोटिस करोगे कि ऐसे व्यक्ति दिखने में बहुत ज्यादा ऐसे सौम्य प्रवृत्ति के होंगे, बहुत ही सीधे साधे से, बिल्कुल शरीफ से, भोले भाले से लगेंगे। उनकी आवाज बहुत मीठी होगी, मगर ये लोग बहुत ही ज्यादा फ्लर्टबाज होते हैं। इनके ऑलमोस्ट कई सारे अफेयर भी चल जाते हैं। ये वीनस 2nd हाउस करता है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये छुपा हुआ रहस्य में ही वीनस का इफेक्ट 2nd हाउस के अंदर आता है। यानी कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा सेक्सुअल होता है, क्योंकि ये घर ऐसा है, ये हर चीज को तेजी प्रदान करता है। और जब यहाँ पर वीनस आता है तो यहाँ पर ये अजमाया हुआ मेरा सूत्र है। मैंने जब भी इसको अपनी एस्ट्रोलॉजी में पढ़ा, और मैंने जितनी कुंडलियों में, मैंने जितने भी लोगों पर इसको मैंने इम्प्लाई किया, मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके साथ ऐसा है, तो ऑलमोस्ट सभी ने इस बात के लिए एक्सेप्ट किया। तो ये चीज भी आप अपने लिए नोट करके रखना कि कहीं आपका वीनस 2nd हाउस में तो नहीं है। और अगर केतु हमारे भाग्य भाव में, यानी कि 9वें घर के अंदर जब भी केतु आएगा, तो वो अपने जो घर के जो भी बड़े बुजुर्ग होंगे उनकी बात कभी नहीं मानेगा। यानी कि घर के बड़े लोग, उनको जितना भी बोले बुजुर्ग लोग, यानी कि अगर बच्चा है तो अपने मम्मी पापा की फिर भी शायद मान सकता है, पर दादा दादी की तो वो बिल्कुल नहीं मानेगा। उनका बहुत लाडला होगा और वो बिगड़ा हुआ एक नवाब की तरह जिंदगी जिएगा। केतु 9th हाउस वाला, और 9th हाउस का केतु होता है तो व्यक्ति जो है लकी भी बहुत होता है, स्पिरिचुअल भी बहुत होता है। मगर केतु के यहाँ पर बैठ करके कुछ ऐसी जो प्रॉब्लम हमने देखी है कुंडलियों के अंदर, वो व्यक्ति के घर के बड़े बुजुर्गों के साथ थोड़ी सी बातचीत करने में वो अड़ियल बातें करता है, ऊपर से जवाब देने वाले काम करता है, यानी कि कड़वे बात बोल देता है। घर के बड़े बुजुर्गों का कहना वो व्यक्ति, वो बच्चा जो है वो नहीं मानता। अगर आपके बच्चों में ऐसा कोई भी गुण है तो आप इसके लिए इसके अवश्य उपाय करें, क्योंकि बेसिक से, बचपन से जब उपाय करना शुरू करोगे तो सारी चीजें फिर आगे चल के बच्चे की ठीक हो जाएंगी। लास्ट मोमेंट पे आपको पता चले कि इस वजह से ऐसा हो रहा था कि बच्चे ने कोई गलत स्टेप उठाया, तो फिर जो है फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब मून जो है हमारी कुंडली के 4th हाउस में क्या फल देगा, ये मैं आज उन घरों की चर्चा कर रहा हूं जो हमारे जीवन में, चौथा घर जो है वो सुख भाव है।
जो सारे की सारी एस्ट्रोलॉजी तो एक वीडियो में डिस्कस नहीं की जा सकती, मगर मेन भाव जो हैं, जैसे कि उसमें कौन कौन से ग्रहों का सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा हमारे जीवन पर प्रभाव डाल देते हैं, जो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, तो वही मैं आज आपको चर्चा कर रहा हूँ इसमें। अब मून जब भी 4th हाउस में आएगा, 4th हाउस सुख भाव है, हमारी माता का भी भाव है, और चंद्रमा तो हमारी है ही माता, मगर चंद्रमा जब भी 4th हाउस में आएगा, एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि उसकी मदर को कोई ना एक बार ऑपरेशन से या किसी ना किसी सर्जरी से जरूर गुजरना पड़ता है। यानी कि उसके बिना अगर उनकी सर्जरी नहीं कराई जाए तो उनको कोई ऐसी ना कोई प्रॉब्लम जरूर हो जाती है, उसकी माता की सर्जरी होती है। सुख भाव में चंद्रमा है, सौम्य प्लेनेट है, आप कहेंगे यहाँ तो सुख बढ़ना चाहिए, मगर आप देखना अगर आपकी कुंडली में 4th हाउस में कभी भी चंद्रमा आया या नहीं भी है और वर्षफल में भी आ गया, तो उस ईयर में आपकी मदर की सर्जरी होने के 99.9% चांसेस हो जाएंगे। ऐसे ही मदर को ऐसे केसेस में डायबिटीज हो जाती है, थोड़ी मात्रा में मैंने देखी है, मगर मोस्टली जब भी चंद्रमा 4th हाउस में आएगा तो आपकी मदर को डायबिटीज करके जाएगा ही जाएगा। और शनि, इसी घर में अगर शनि भी आ जाए या अगर चंद्रमा ना हो और खाली शनि आ जाए, तब क्या करेगा, तो वो व्यक्ति घर से जब भी कहीं बाहर जाएगा, घूमने जाएगा, तो बहुत खुश रहेगा। जैसे ही अपने घर में लौट करके वापस आएगा, सुबह घर से निकलेगा तो सारा दिन उसका बहुत बढ़िया बीत जाएगा। अपने घर में उसको ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं क्या लुट गया मेरा। अपने घर में 1 मिनट के लिए भी उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा, बोर होने लग जाएगा, परेशान होने लग जाएगा, घर के लोगों से इरिटेट होने लग जाएगा, दुखी हो जाएगा, उदास हो जाएगा, बहुत सारे एफर्ट करने की कोशिश करेगा, मगर मन घर में नहीं लगेगा। फिर 2-4 दिन का ट्रिप बनाएगा, फिर इधर उधर भागेगा, फिर आएगा। ऐसे लोग घर में उनका दिल नहीं लगता। और सोचो अगर अपने घर में ही बैठ के खुशी प्राप्ति ना हो, सुकून ना मिले, तो क्या मजा है जिंदगी का। तो फिर ऐसे घर के लिए भी फिर शनि के उपाय करने जरूरी हो जाते हैं। मैं वो प्लैनेट्स ले रहा हूँ जिनको जिस भाव में अगर बैठे हैं तो आपको उसके उपाय आवश्यक है, चाहे आपने कुंडली एनालिसिस करवाया हो चाहे नहीं कराया हो। अब गुरु जब 7th हाउस में आएगा, 7th हाउस हमारी वाइफ का है, हमारे पति का है, तो पति पत्नी का घर है, स्पाउस का, वो 7th हाउस है। बृहस्पति आप कहेंगे कि बहुत ही अच्छा प्लेनेट है, मगर जब भी चाहे लगन चार्ट में चाहे वर्षफल के चार्ट में जब भी गुरु हमारा 7th हाउस में आएगा, तो मैरिज करने में उस व्यक्ति को इंटरेस्ट नहीं होगा। वो 30 साल का हो, 35 साल का हो जाए, 40 साल का हो जाए, घर वाले बोलते रहते हैं कि बेटा शादी कर ले, तेरे लिए लड़की देख लेते हैं, तेरे लिए लड़का देख लेते हैं, तो ये लोग मैरिज से भागते चले जाएंगे, क्योंकि वहां पर बृहस्पति बैठा है जो स्पिरिचुअल ग्रह है, वो शुक्र के गुण को डिस्टर्ब कर देता है। लोग सोचते हैं कि जिसके 7th हाउस में बृहस्पति बैठा है तो बहुत ज्यादा खुशहाली उसको मिलेगी शादी में, उसको वाइफ भले ही बहुत अच्छी मिल जाए या उसको हस्बैंड भले ही बहुत अच्छा मिल जाए, मगर उसका अपने हस्बैंड में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा, अपने वाइफ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा, वो कहीं इधर उधर भागता रहेगा उसका दिमाग। और ये ग्रह जो होते हैं ये एग्जैक्टली अपना पूरा जो उनका स्वभाव है, जो उनका नेचर है, वो एज इट इज हमारी लाइफ में दे करके जाते हैं। 7th हाउस में बृहस्पति का होना मतलब बृहस्पति आपको अध्यात्म की तरफ लेकर के चला जाता है, आपको उच्चाटन दे देता है, मन उच्चाट रहता है से व्यक्ति का। यानी कि शादी, 7th भाव शादी का घर है, तो यहाँ पर आपको डिस्टर्ब करके रखेगा, उस चीज से आपको इंटरेस्ट ही आपके अंदर पैदा नहीं होने देगा। ऐसे ही जब राहु 4th हाउस में आ जाए, राहु भी 4th हाउस में कोई बहुत अच्छा फल नहीं देता, मगर फिर भी राहु के 4th हाउस में बहुत अच्छे फल माने गए। मगर आप देखेंगे ये वास्तुशास्त्र का भी बहुत बड़ी एक टिप है, जिसका भी राहु 4th हाउस में होगा उसके घर में वास्तु दोष तो लगा ही समझो, यानी कि उसके घर का सारा वास्तु डिस्टर्ब होगा, कुछ ना कुछ चीज उसकी, सब घर में कबाड़ इधर उधर बिखरा पड़ा रहेगा, टूटे फूटे बर्तन पुराने रखे होंगे, 50-50 साल के पुराने घर के माँ बाप ऐसे होंगे कि वो पुरानी चीजों को घर से निकाल के राजी नहीं होंगे। वो कहता रहेगा अपने माँ बाप को, पर वो घर की पुरानी चीजों से बड़ा प्यार करेंगे, यानी टूटी फूटी चीजें भी संभाल संभाल के रखेंगे, पुरानी किताबें उनके घर में मिलेंगी जिससे उनका बुद्ध भी खराब हो जाएगा। और घर में क्लेश होता रहता है बिना बात का, और घर में पानी की लीकेज और सीलन अवश्य होगी, यानी दीवारों में जो पानी टपक आने लग जाता है। आपने देखा होगा कि साथ वाले घर में बाथरूम है तो वहां से पानी आपकी दीवार में आने लग गया। ये प्रॉब्लम आपके घर में तब होगी, आपने इतनी मेहनत से नया घर खड़ा किया और पता चला कि आपका पानी दीवार फाड़ के आपके कमरे में आ गया। तो ये कब होगा, जब राहु आपकी कुंडली के 4th हाउस में आएगा। पूरे परिवार में किसी की भी कुंडली में राहु 4th हाउस में आ जाएगा
तो उसके घर में पानी की लीकेज आना शुरू हो जाएगी। उसके घर के नल बहुत जल्दी थोड़े थोड़े टाइम के बाद नल खराब होना शुरू हो जाएंगे। बढ़िया से बढ़िया तुम जैगवार की फिटिंग लगा लो, जो मर्जी फिटिंग लगा लो, पता चलेगा 1 महीना हुआ था, अभी प्लम्बर को बुलाया था, फिर से पानी लीक हो रहा है। मेरे घर में खुद ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा भी राहु 4th हाउस में है। इसके मैंने बहुत सारे उपाय किए। राहु जब केपी एस्ट्रोलॉजी में आप देखोगे, मैं केपी एस्ट्रोलॉजी की अपनी बात कर रहा हूँ, वैसे लगन चार्ट में मेरा पंचम है, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी ज्यादा सटीक है लगन चार्ट के मुकाबले। मगर हमें देखना, जो आज मैं चीजें बता रहा हूँ ये लगन चार्ट में आएंगी। लगन चार्ट के हिसाब से जो ग्रह जहां बैठा होगा वो प्रेडिक्शन में आपको आपकी लाइफ की दे रहा हूँ, ये चीजें आपके साथ होंगी। तो राहु जब भी 4th हाउस में आएगा तो घर के अंदर पानी की लीकेज होगी, वास्तु खराब होगा। आपने ये सारी चीजें ठीक कर ली तो फिर आपको इसका नेगेटिव इफेक्ट आना बंद हो जाएगा। राहु के लिए मैं हर ऑलमोस्ट चौथे दिन में कोई ना कोई क्रिया करता हूँ, और जब से मेरी 18 वर्ष की राहु की दशा लगी, मैं आप सभी को कहूंगा कि राहु की दशा में राहु को शांत करना बहुत आवश्यक है। चाहे राहु कितना भी अच्छा प्लेस्ड क्यों ना हो, ये अचानक आपने इतनी सी चूक करी नहीं, बहुत बड़ा डेंट आपको मार के जाएगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्रिएट करके जाएगा। कुछ भी ऐसा हो जाएगा आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ, कि भले से भले इंसान आपको धोखा दे जाएंगे, आपके मित्र आपके साथ गद्दारी कर सकते हैं, परिवार के लोगों से बनी बनाई रिश्तेदारी खराब हो सकती है, स्पाउस के साथ झगड़ा हो सकता है, सास ससुर के साथ पंगा पड़ सकता है। यानी हर ग्रह से जब भी दशा के अंदर ये एनकाउंटर करता रहेगा, वैसी वैसी प्रॉब्लम आपको देता रहेगा। खुद चाहे राहु कितना भी अच्छा क्यों ना बैठा हो, राहु को शांत कर लेना ही बेस्ट है। राहु की शुभता के लिए मैं राहु को कभी शांत नहीं करवाता, मैं राहु को शुभ करने के लिए उसको और एनर्जाइज करने वाले उपाय करवाता हूँ। जितने भी लोग मेरे पास आते हैं, मैं राहु के ऊपर मेरी खास तौर पर इतनी सारी रिसर्च इसलिए रही क्योंकि मेरी यंग एज में ही राहु की दशा लग गई थी। स्कूल टाइम में ही राहु आ गया था मेरी कुंडली में और उसने मेरे को परेशान करना शुरू कर दिया था। तभी मैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ आकर्षित हुआ था कि मैं ध्यान योग में भी शुरू से जब मैं जाने लगा तो कारण राहु ही था। राहु ही मेरे को लेकर के गया, स्पिरिचुअल बनाया, क्योंकि इतना परेशान करता है कि व्यक्ति के पास भगवान का नाम लेने के सिवाय कोई चारा ही नहीं बचता। राहु ऐसा पेनफुल प्लेनेट है। तो राहु की पेन जिसने झेली है वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि राहु को शांत करना, शुभ करना कितना ज्यादा हमारे जीवन में जरूरी है। तो ठीक है, तो राहु 4th हाउस वाला आपने समझ लिया। अब हम बात करेंगे बुध 2nd हाउस की। 2nd हाउस हमारा वाणी का कारक है, धन भाव है, और बुध एक शुभ प्लेनेट है। मगर बुध जब भी 2nd हाउस में आएगा तो ये भी घर में वास्तु दोष देता है। अगर वास्तु दोष अगर आपने अपने घर से दूर कर लिए, घर में अच्छे अच्छे यंत्र स्थापित करो, घर के अंदर साफ सफाई रखना, घर में पुरानी लोहे की कबाड़ चीजें छत पे ना रखना, और दिशा के हिसाब से अपने घर का मंदिर हो, टॉयलेट आपका जो है सही दिशा में होना चाहिए, जो जो चीजें हैं, टॉयलेट के साथ मंदिर नहीं होना चाहिए। तो ये देखो सारी चीजें जब वास्तु की आप फॉलो करोगे तो ग्रह दोष अपने आप शांत हो जाता है। बुध 2nd हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है, मगर वास्तु ऐसे लोगों का घर में डिस्टर्ब होता ही होता है, पहले से ही तय है। वो लोग ध्यान ही नहीं देते घर की चीजों पे कि घर की चीजें अस्त व्यस्त पड़ी है, घर की बेडशीट कौन से रंग की डाल रखी है, दीवारों पे कौन सा कलर करा दिया, ईशान कोण में टॉयलेट बना लिया। ये गलतियां जब बुध 2nd हाउस में आएगा तो आपका आर्किटेक्ट भी करके चला जाएगा, बाद में आपको पता चलेगा ये तो मिस्टेक हो गई। तो आपको ये जरूर चेक कराना है। ऐसे ही आप बुध 5th हाउस में, बुध जब 5th हाउस में आता है तो बुध का 5th हाउस में भी बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, मगर ये भी वास्तु दोष देगा, क्योंकि बुध हमारे दिमाग से नियंत्रित होता है। बुध का हमारा जो प्लेनेट है ये हमारे दिमाग को, हमारे सोच को, हमारे मन को नियंत्रित कर देता है। हमारी सारी इंटेलिजेंस, हमारी सोच, हमारी बात करने की कला, हमारी समझ, ये सारा कुछ जो है वो सिर्फ बुध से आता है। और बुध जब भी 5वें घर में भी आएगा तो ये भी आपको वास्तु दोष आपके घर में देगा। 11th हाउस जो हमारे किस्मत में प्रॉफिट का हाउस होता है, हमारा लाभ भाव होता है, इसमें सारे एस्ट्रोलॉजर मानते हैं कि राहु बहुत अच्छा होता है। जब भी राहु को 11वें घर में कोई एस्ट्रोलॉजर देखता है तो मोस्टली मैंने देखा है वो कहते हैं कि राहु के लिए करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। मगर आप देखना, आप अपना चार्ट लेकर के बैठे हैं, आप देखना आपकी कुंडली में अगर राहु 11वें घर में बैठा है तो आपके दादाजी की जो डेथ है वो आपकी 8 साल की आयु में हो जाएगी। यानी कि अगर आपका जन्म हुआ और 8 साल तक जब आप हुए तो फिर जो है आपके दादाजी की डेथ हो जाएगी। राहु 11वें घर में आपके दादाजी के लिए अच्छा नहीं है। मगर अगर एक केस इसमें और भी आता है
अगर 8 साल के तक आपके आयु होने तक आपके दादाजी की डेथ नहीं हुई तो फिर आप ये समझ लेना कि आपके दादाजी आपके बेटे को भी खिला के जाएंगे। यानी कम से कम 85-90 साल की आप फिर बात करना, आपके दादाजी की फिर उम्र हो जाएगी। ये भी इसका पार्ट है। अगर किसी कारण उस नेगेटिव ऊर्जा को आपके दादाजी ने मिस कर दिया तो फिर उनकी एज 80-85 साल अबव जाएगी, 90 साल के आसपास भी जा सकती है, 100 भी जा सकती है। फिर 11वें भाव का राहु बहुत अच्छा है। मगर 90% केसेस में मैंने देखा है कि 8 साल की आयु में ही बच्चे के ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है। अब आपको देखना क्या है, अगर राहु सेकंड हाउस में आ जाए, धन भाव में आ जाए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मेरे पास कितने लोग आते हैं, भैया मेरा कोई काम नहीं बन रहा, हर जगह पैसे का लॉस होता जा रहा है, नुकसान होता जा रहा है। और ये राहु जो है सेकंड हाउस में बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। मगर यहाँ पे आज इस सूत्र की मैं बात करूंगा, राहु जिसका सेकंड हाउस में भी होगा वो कभी भी ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहते, उनको हमेशा ऊपर की मंजिलें पसंद आती हैं। यानी कि जब वो फ्लैट खरीदेंगे तो उनको चौथा, पांचवा, छठा, 10वां, बड़े बड़े शहरों में तो 30-30 फ्लोर आजकल बन गए। इंडिया में दिल्ली में आप जाओगे तो 30-32 फ्लोर तक की मैक्सिमम बिल्डिंग है। मगर कभी भी वो जमीन पर नहीं रहेंगे, ये बात 100% कंफर्म है। उनको हमेशा बालकनी वाले घर ही पसंद आएंगे। यानी कि फर्स्ट फ्लोर हो, सेकंड हो, थर्ड हो, ऊपर से नीचे झांकने में उनका इंटरेस्ट होता है। ऊपर से बालकनी में बैठ करके उनको चाय पीने में खास आनंद मिलेगा। जिनका भी राहु सेकंड हाउस की मैं बात कर रहा हूँ, आप अपनी कुंडली में देखना ऐसा है तो आप साथ साथ कमेंट करते जाना कि मेरा कौन सी जो मैंने योग आपको बताए, जिस जिसकी कुंडली में आता जाए वो मुझे यस और नो कम से कम कमेंट करता जाए। मुझे पता चले कि मैंने कितना पढ़ा है, कितना मैंने अपने ये सब जो याद करना इन चीज़ों को काफ़ी टफ होता है। तो जितना हो सकता है मेरे को थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो आती हैं मैं आपको बता सकता हूँ, और आप देखते जाओ और मुझे कमेंट में जरूर बताते जाना कितना मैंने सही आपको बताया। अब जो है यहाँ पर राहु जब सेकंड हाउस में आएगा तो आपको फाइनेंस की भी बहुत दिक्कत देगा, आपको बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं देगा फाइनेंशियली। ये भी राहु आपका सेकंड हाउस का आपकी लाइफ में देगा। तो इसके लिए भी आपको राहु को शुभ करने के उपाय करने हैं। वीनस जब भी आपका भाग्य भाव में आएगा, किस्मत में, वर्षफल में जब भी वीनस आपका भाग्य भाव में आ जाए, तब भी आप ये चीज नोटिस करना कि आपको अचानक से कोई दोस्त, कोई लड़का लड़की जो भी आपकी लाइफ में होगा, कोई बड़ा भी होगा, वो आपको परफ्यूम गिफ्ट करेगा, डिओड्रेंट्स गिफ्ट करेगा। यानी कि जो भी खुशबुओं वाली चीजें हैं वीनस को रिप्रेजेंट करती हैं, जब भी वीनस 9th हाउस में आएगा तो आपको कोई बढ़िया ब्रांडेड परफ्यूम गिफ्ट करेगा ही करेगा। परफ्यूम नहीं तो कोई भी अच्छा टैल्कम पाउडर या कॉस्मेटिक से रिलेटेड कुछ भी जो खुशबू वाली फ्रेगनेंस वाली चीजें होंगी, आपको उस ईयर में गिफ्ट जरूर मिलेंगी। और एक दो से नहीं, कई लोग आपको सेम गिफ्ट करेंगे जब भी वीनस आपका 9th हाउस में आएगा। अब 8वां घर जो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता, 8वां घर में मेरी खुद की कर्क राशि है, मगर यहाँ पर जब भी चंद्रमा आएगा तो आप देखना कि आपके घर में डॉलर, यूरोज या आपकी कंट्री से बाहर की करेंसी आपके पास जरूर होगी। चाहे आपके घर का कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर रहता हो, वो जब भी आएगा वो आपको कुछ डॉलर दे जाएगा, या आपके बिजनेस क्लाइंट्स ऐसे होंगे जो इंडिया से बाहर रहते होंगे, जो भी आएगा वो आपको पेमेंट डॉलर्स में करेगा। बाहर की करेंसी आपके पास घर में जरूर रखी रहेगी। कब? जब चंद्रमा 8वें घर में आता है। कहते हैं चंद्रमा 8वें घर में अच्छा नहीं होता, मानसिक प्रॉब्लम के लिए खराब है, मगर ऐसे लोगों के पास जो है फॉरेन करेंसी घर में, उनको शौक होता है फॉरेन करेंसी को अपने घर में रखने का, जब भी चंद्रमा 8वें घर में आएगा। ये सारी चीजें आप नोट करके भी रख सकते हो। कभी आपको किसी की देखनी है तो आप उसको ये कहीं से भी उठा करके आप उसको देख सकते हो। ऐसे ही बुध का सेकंड हाउस का एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि बुध जब सेकंड घर में आएगा, आप देखना आप नई घड़ियां तो खरीद लोगे पर पुरानी को फेंकोगे नहीं, चाहे वो खराब भी हो जाएगी, आप अलमारी में पड़ी रहेंगी आपकी। ऐसे घरों में मैंने देखा है, मैं जब जब पूछता हूँ, 4-4, 5-5, 6-6 घड़ियां ऐसे ही पड़ी होती हैं उनके घर में, खराब पड़ी होती हैं। उनसे पूछो भाई क्यों नहीं फेंकी? भैया इतनी महंगी ली थी, अब खराब हुई पड़ी है, बस पड़ी है, शो के लिए पड़ी है, चल नहीं रही है, काम नहीं कर रही है, बट पड़ी है। पता नहीं किस लिए रखते हैं खराब घड़ी को घर में। सेकंड हाउस का बुध बता रहा हूँ, ये इतनी सारी चीजें, इसी से मैंने बताया ना वास्तु भी खराब होता है। ये इंटरकनेक्टेड बात भी आ गई देखो, क्योंकि वास्तु खराब होगा, कहीं ना कहीं ऐसी खराब चीजें, जब खराब इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये राहु को खराब करता है।
खराब वॉचेज ये आपके बुध को खराब करेगा, ये घर का वास्तु खराब करेगा। ये चीजें आपको सारी समझ के रखनी है कि ये चीजें आपको प्रॉब्लम करती हैं। आप इसको निकाल के देखो, आप कितना चेंज अपनी लाइफ में फील करोगे। जैसे ही नेगेटिविटी आपके घर में रुक जाती है, मैं आपको एक कुछ ही दिन में एक ऐसा वीडियो दूंगा जिसमें मैं साइंटिफिक तौर पे आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि एनर्जीज कैसे वर्क करती हैं आपके घर में, कि कैसे किसी चीज के होने से उसका इम्पैक्ट साफ साफ सामने दिखाई देता है, और कोई चीज नहीं है घर में तब क्या इफेक्ट आता है उसको हम प्रैक्टिकली, उसको जो है साइंटिफिकली आपको हम उसके डायग्राम से या उसके पूरे वीडियोग्राफी के जरिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, और आप अपने घर में देखना कि ऐसा ही आपके साथ होगा। जब भी सूर्य 12th हाउस हमारा बहुत जरूरी है, आजकल मैं 12th हाउस पे बहुत काम कर रहा हूँ। जब भी सूर्य हमारी कुंडली में 12th हाउस में आएगा तब आपको कोई ना कोई वॉच गिफ्ट करेगा। मेरा इस वर्ष फल में सूर्य 12th हाउस में आया और मेरे को दो वॉच गिफ्ट करी इसी ईयर के अंदर। और जब ये स्टार्ट हुआ था तब भी किसी ने मुझे वॉच गिफ्ट करी थी, और मैंने देखा, इम्प्लाई करके देखा कि वर्ष फल में मेरा सूर्य 12th हाउस में गोचर कर रहा था, और जब वो 12th हाउस में आया, आते ही मुझे किसने ये घड़ियां गिफ्ट करी। और आप देखना कि आपको वॉच ही गिफ्ट में मिलेगी और कुछ भी गिफ्ट में नहीं मिलेगा। ये भी आप इम्प्लाई करके देखना फॉर्मूला कि आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता। अब राहु जब भाग्य भाव में आएगा, 9th हाउस में जब भी राहु आएगा तो बहुत बड़ी ट्रबल एक ये करेगा कि आपके घर के अंदर किसी ना किसी की एक शादी टूट सकती है, डिवोर्स हो सकता है, या ऐसे केसेस में मैंने ऐसा भी देखा है कि एक शादी होते हुए ही भी व्यक्ति दूसरी शादी भी कर लेता है। यानी सिर्फ अफेयर नहीं रखता, वो प्रॉपर शादी कर लेता है। उसको किसी से इतना प्यार होते हुए मैंने देखा है कि वो सेकंड वाइफ ही रख लेते हैं या सेकंड हस्बैंड भी रख लेते हैं। जब भी राहु 9th हाउस में आएगा तो घर के किसी भी व्यक्ति की 2 शादियां हो जाती हैं, ये आप आजमा के देख लेना। बृहस्पति जब लगन में आ जाएगा, 1st हाउस में आ जाएगा, आप में से जितने भी लोगों का बृहस्पति 1st हाउस में है, आपको अपना ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। आप देखो, जब भी आप बृहस्पति को देखोगे 1st हाउस में है तो आपका ब्लड ग्रुप जो है वो बी पॉजिटिव होगा। और जब किसी का वर्षफल में बृहस्पति आएगा तो उसको ब्लड से रिलेटेड कोई दिक्कत होगी। अगर उसका बृहस्पति पहले से लगन हाउस में नहीं है तो उसको तब ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, उसका बीपी हाई लो डिस्टर्ब होगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप को भी इम्पैक्ट करने की पावर रखता है जब वर्षफल में ग्रह आता है। अगर बचपन से ही 1st हाउस में है तो ऐसे केसेस में तो आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव ही होना है। ये हमने चीजें जो पढ़ी हैं एस्ट्रोलॉजी में, ये उसके अंदर ये सब चीजें आती हैं। और जो वर्षफल में जब आएगा तो वो जो योग है नहीं, तो उस योग को बनाने की कोशिश में वो क्रिएट गड़बड़ कर देता है। तो वर्षफल में या फिर लगन में जब बृहस्पति आपका है तो आप देखना कि बी पॉजिटिव आपका ब्लड ग्रुप होगा। ऐसे ही जब केतु आपका 2nd हाउस में आ जाए, केतु जब भी आपका 2nd हाउस में आएगा तो ये भी आपको बहुत ज्यादा धन की दिक्कत भी देगा, क्योंकि आपको ना धन आपका कहाँ खर्च करवाएगा, ये आपको बार बार कहीं ना कहीं घूमने जाने का मन करेगा। 2 दिन आप घर में नहीं टिकोगे, 2 दिन बीतेंगे, 4 दिन बीतेंगे, फिर आप अपनी, चाहे आपके पास गाड़ी है, बाइक है, कुछ भी है, आप ट्रैवलिंग के पीछे पागल हो गए, मैड फॉर ट्रैवलिंग। ये लोग मैंने देखे हैं जो 2nd हाउस में जिनका केतु, तो वो घर में टिकते ही नहीं। उनको ये होता है कि बस वो जन्म ही इसलिए होता है कि वो सोचता है कि बस हम कमाने और घूमने के लिए पैदा हुए हैं, यानी उनको पूरी दुनिया घूमने का मन होता है, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करने का शौक होता है, और उसमें ट्रैवलिंग के लिए पैसा खर्च होता है। यानी वो अपनी सैलरी आने की वेट करेंगे और बस कहीं ना कहीं 2-4 दिन का उन्होंने ट्रिप मारना ही मारना है। ये बृहस्पति केतु जो है ये जब 2nd हाउस में आपका आएगा तो ट्रैवल का बहुत ज्यादा आपको शौकीन बनाएगा। 12th हाउस में जब मंगल आ जाएगा, मंगल 12th हाउस वाले मोस्टली आपने देखे होंगे कि इनकी सेटलमेंट अपने घर में नहीं होती है, इनका बिजनेस अपने देश में नहीं चलता, ये अपने देश से बाहर जाके कामयाब होते हैं। जब तक ये यहाँ रहते हैं तब तक इनको कामयाबी नहीं मिल पाती, इनको आर्थिक प्रॉब्लम लगी रहती है। मगर 12th हाउस वाले के घर के पास हमेशा एक हॉस्पिटल जरूर होता है। जिसके घर के पास जिसका भी मंगल 12th हाउस में है, आप देखना उसके घर से कुछ ही दूरी पे, यानी कि उसको दिखता होगा इतनी पास उसके घर से हॉस्पिटल होगा, और घर के पास स्कूल भी हो सकता है। यानी कि क्या होगा, हॉस्पिटल और स्कूल,
ये 2 चीजें ऐसे लोगों के घर के आसपास जरूर होंगी। अभी मैं 4-5 दिन पहले ही मैंने अपनी ब्रॉडकास्ट में, मैंने सारे साथियों के ब्रॉडकास्ट पे डाला कि क्या तुम्हारे घर के पास कोई स्कूल है? तो जिसने मुझे रिवर्ट रिप्लाई किया, एक ने मेरे को अपने घर के ठीक सामने वाले स्कूल की फोटो भेजी, और मैंने जैसे ही उसके, मेरे डाटाबेस में सभी कुंडलियां स्टोर रहती हैं, मैंने जैसे ही उनका नाम उसमें डाला और कुंडली निकाली तो मैंने देखा कि 12th हाउस में उनका मंगल था। आज का वीडियो बनाने से पहले मैंने इसके ऊपर काफी काम किया है, और तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें इतनी सटीक हैं, और वो अपनी बिजनेस को लेके परेशानी में भी चल रहे हैं, और उनके मैं सारे उपाय भी करवा रहा हूँ, क्योंकि इनकी जो तरक्की है वो अपने बर्थ प्लेस पे नहीं है। अभी भी वो जयपुर साइड के, राजस्थान में उनका जन्म हुआ है, और अभी वो रह रहे हैं पूना में। यानी पूना में अभी वो इतनी दूर नहीं गए। 12वें घर का बृहस्पति, 12वें घर का जो मंगल है वो विदेश में जाके सेटलमेंट का योग देता है और बाहर जाके कामयाब बनाता है। ऐसे लोग इंडिया से बाहर चले जाएं तो ही इनको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलती है। यानी अब जितना ज्यादा दूर चले जाएंगे, जैसे कि 3 पहर की यात्रा बोलते हैं हमारे में, बाय एयर, अगर आप 3 पहर की यात्रा कर रहे हो, जैसे कि सुबह दोपहर शाम, इसको 3 पहर बोलेंगे, तो 8 घंटे में तो आप ऑस्ट्रेलिया भी पार कर जाओगे या यूरोप पहुंच जाओगे 8 घंटे में। तो जितनी दूरी पे आप जाओगे उतना ज्यादा ये योग सक्सेसफुल होता जाएगा, उतनी ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। अभी अपने घर से अगर ट्रेन पे भी जाते हैं तो 3-4 पहर की इनकी यात्रा है, और वो इतने सालों से वहां बसे हुए हैं, फैमिली वहीं रहती है, बच्चे वहीं रहते हैं। ये अप्लाई किए हुए योग हैं, ये सारे मैंने कई लोगों पर लगाए, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, और आप इसको देखना करके एग्जैक्टली ये चीजें आपकी लाइफ में होंगी। और अगर ऐसा योग बन रहा है तो आप ट्राई करो कि आप बाहर जाकर के बिजनेस करने की या जॉब करने की सोचो, क्योंकि आपके जन्म भूमि में आपका कार्य नहीं बनने वाला, ये कंफर्म है। जब तक आप अपने जन्म भूमि में जितना मर्जी एफर्ट करते रहोगे, आपका सारा एफर्ट बर्बाद होने वाला है, सारी मेहनत बर्बाद होने वाली है। चाहे बाकी ग्रह फिर कितने भी अच्छे क्यों ना बैठा हो, मंगल अकेला ही ऐसा ग्रह काफी है आपको अपने जन्म भूमि में कामयाबी देने से रोक देने के लिए। ठीक है, तो मंगल को आपने समझ लिया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे शनि 3rd हाउस की। शनि 3rd हाउस वाला, जब भी किसी की कुंडली में शनि 3rd हाउस में होगा तो ऐसे लोगों के घर के पास कोई ऐसा इंसान रहता है जो अपाहिज होता है अपनी टांगों से, यानी उसकी टांगे खराब होती है, चाहे बेचारे को पैरालिसिस हो गया हो या किसी कारण उसकी लेग खराब हो गई हो या टूट गई हो किसी वजह से, यानी कि उसको टांगे उसकी जो है वो अपाहिज होता है। उसके घर के विदिन 100-200 मीटर के अंदर ऐसा एक व्यक्ति जरूर 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 रहता है जब भी शनि 3rd हाउस में आपका आएगा। अब यहां से हम देखेंगे नेक्स्ट, सूर्य और राहु, सन और जो राहु हैं, जब दोनों के दोनों एक साथ कुंडली में किसी भी भाव में बैठ जाएं। अब यहाँ पर मैं 12 के 12 भावों की बात कर रहा हूँ, यहाँ किसी एक पर्टिकुलर घर की बात नहीं कर रहा। सन और राहु यानी सूर्य और राहु जब भी कुंडली के किसी भी भाव में एक साथ सेट होकर के बैठ जाएं, यानी कि लगन चार्ट में आ जाएं, तो उस व्यक्ति का पेट हमेशा खराब रहेगा। वो जो भी खाएगा उसको डाइजेस्ट नहीं होगा, उसके पेट में हमेशा गड़बड़ मिलेगी, उसको पेट से संबंधित कोई रोग होने की डर होता है हमेशा। आप देखना, जो छोटी उम्र से मैं देखता हूँ, बड़ी एज तक आते आते किसी का पेट भले ही खराब हो सकता है। एक बच्चा शुरू से ही है, उसको शुरू से कॉन्स्टिपेशन है, उसको पता चला पेट में अल्सर हो गया, उसे डाइजेशन की प्रॉब्लम रहने लग गई है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपके ऑरा मंडल से ही सारी क्रिएट होना शुरू होती है। जब ये 2 प्लैनेट आपकी कुंडली में साथ होंगे तो आपके ऑरा में सूर्य की एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, राहु की एनर्जी के साथ जब ये क्लैश करेगी तो आपके पूरे ऑरा को डिस्टर्ब करती है। और सबसे ज्यादा जो येलो कलर है वो हमारे मणिपुर चक्र का है, और इसलिए मणिपुर को डिस्टर्ब करेगी, यानी हमारे जो पैनक्रियाज एरिया है, लीवर एरिया है, इस चीज को सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है। तो सूर्य और राहु के लिए तो मैं पहले ही बताता रहता हूँ कि इन दोनों की युति जब भी किसी कुंडली में हो तो इन दोनों की शांति कराना बहुत जरूरी है। ये नहीं कराओगे तो प्रॉब्लम, ये मैं सिर्फ आपको पेट की समस्या की बात नहीं बता रहा, ये हजारों समस्याएं देने के कारण करते हैं। ये आपको बदनामी भी कराएंगे किसी बात पे, आपको बिजनेस में लॉस हो सकता है, जिसके कारण आपकी समाज में, अपने दोस्तों में आपकी मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। आपकी ईगो को बहुत ज्यादा, बार बार सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करेगा। कोई ना कोई ऐसा काम होता रहेगा आपसे जिससे कि आपको बार बार परेशानियां आने लगेंगी। तो कुछ भी ऐसा होगा, कोई आपकी कदर नहीं करेगा, आपकी बात का वजन नहीं रहेगा, आप बोल रहे हो लोग सुनेंगे नहीं आपकी बात को। ये जो चीज, अगर आप ऑफिस में बॉस भी है तो उसके जो स्टाफ होता है वो भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते।
ये जब सन के साथ जब राहु आता है, ये किसी भी घर में आएगा तो पेट वाली समस्या तो वहां पे आएगी, और पेट खराब तो आप समझो कि वहां से कितनी सारी बीमारियां लेकर के ये शनि राहु और सूर्य का जो कंजक्शन है ये इंसान की कुंडली में लेकर के आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें समझना है नेक्स्ट कि जब भी गुरु 10वें घर में आएगा, बृहस्पति जब भी 10th हाउस में आएगा, तो हमारे को अपने फादर की सपोर्ट नहीं मिलती। करियर भाव में बृहस्पति कितना अच्छा माना जाता है आप सोच भी नहीं सकते। इंसान के करियर भाव में एक शुभ भाव, शुभ ग्रह बैठा है जिसका नाम बृहस्पति है, मगर वो इंसान सेल्फ मेड होते हैं। उनकी कुंडली में जब भी ऐसा योग होगा तो उसके पिता की सपोर्ट बिल्कुल जीरो होगी। वो अपनी मर्जी से ही जो भी डिसीजन लेगा उसी के आधार पर ही वो जीवन में जो कामयाब होगा। पर समस्याएं ऐसे लोगों के जीवन में बहुत 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 ज्यादा आती हैं जब भी बृहस्पति हमारा 10th हाउस के अंदर आता है। शनि जब 1st हाउस में आएगा, जिन लोगों को भी शादी के बाद आप देखना कि किसी बड़े गरीब परिवार में शादी होती है और शादी हो गई लड़के की, और पता चला जैसे ही शादी हुई तो उसके जो ब्रदर इन लॉ हैं वो बहुत ज़्यादा तरक्की करना स्टार्ट कर दिया एकदम से। उनके ससुराल में बहुत ज़्यादा पैसा आने लग गया, उनकी प्रॉपर्टी का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ऐसा जब भी होगा आपकी कुंडली में, आप देखना लगन चार्ट में शनि 1st हाउस में होगा। आपकी मैरिज के जस्ट बाद आपके ससुराल का भाग्य जब चमक जाए तो आप समझ लेना कि आपका शनि उस वक्त 1st हाउस में चल रहा है। ये इतने पावरफुल योग हैं, आप देखते जाओगे सारी चीजें सटीक होती चली जाएंगी। अब यहाँ पर जब शनि पहले घर में होगा तो व्यक्ति को क्रोध भी बहुत देता है, यानी कि शारीरिक हेल्थ की प्रॉब्लम भी शनि पहले घर से देता है, और यहीं से बैठ के वो आपके स्पाउस की हेल्थ को भी प्रॉब्लम देगा, क्योंकि पहले घर में बैठेगा तो सप्तम पे उसकी सीधी दृष्टि होगी, और शनि की जो तीसरी दृष्टि होती है वो भाई बहन के घर पे यानी कि 3rd हाउस पे जाएगी। तो 3rd हाउस पे जब जाएगी तो आपके भाई बहनों को बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी शनि पहुंचाने के लिए सक्षम है। आपके लिए शनि आपको बहुत ज्यादा स्वार्थी बना देगा, आप बड़े ज्यादा लालची बन जाओगे, यानी कि सबसे पहले आप सिर्फ अपना अपना सोचोगे, सामने वाले पर्सन के साथ क्या हो रहा है आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ अपना सोचोगे कि बस मेरा काम बनना चाहिए, बाहर में जाए जनता। ये आपका जो जीवन जीने का तरीका बन जाएगा, और सेल्फिशनेस आपके अंदर इतनी ज्यादा शनि बढ़ा देगा और आपके फिर रिश्ते भी उससे खराब होंगे। एक समय पे आकर के ऐसी स्टेज में ला करके शनि जरूर खड़ा कर देता है कि जब उसके साथ उसे कोई प्यार करने वाला नहीं होता, वो बिल्कुल अपने आप को अकेला फील करता है। अपनी 40 की उम्र के बाद जब वो 40 साल तक आता है तब तक वो देखता है कि एक दिन उसको कभी ऐसा वक्त जीवन में जरूर दिखाता है कि उसे किसी की मदद की जरूरत होती है, और उसने पहले लोगों के साथ इतना बुरा किया होता है कि उस वक्त वो फिर से उनके पास मदद मांगने जाता है, और वही लोग जो कभी उनके लिए अपनी जान देना चाहते थे वही लोग फिर बाद में उसको ये बार बार कह करके याद दिलाते हैं कि भाई तू याद कर कि तूने मेरे साथ क्या किया था। ये शनि पहले घर का आपको एहसास जरूर करवाएगा। जब भी कुंडली में पहले घर में शनि आपका बैठ गया तो आप समझ लेना कि किसी का बुरा नहीं करना, सबके साथ प्यार करना, यही उसका उपाय है। इसके लिए कोई दान पुण्य वाला उपाय और कोई अनुष्ठान यहाँ पर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि शनि एक वालों के साथ मेरा बहुत पाला पड़ा है, अपने बिजनेस लाइन टाइम में भी, ऐसे दोस्तों के साथ भी पाला पड़ा हुआ है। इसके लिए जो जो चीजें एक्सपीरियंस की हुई है मैं वही आज आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब जब शनि 1 नंबर में आएगा तो वो जो भी जमीन खरीदेगा, प्लॉट खरीदेगा, मकान खरीदेगा, वो हमेशा ऐसे एरिया में खरीदेगा जहां पर उसके घर के आगे या घर के बहुत पास रेलवे स्टेशन होगा, या कहीं से जैसे रेल की पटरियां जाती हैं तो उसके आसपास उसका घर होता है। आप देखना जब भी आप ऐसे लोग, आपकी अगर कुंडली में शनि पहले हाउस में है तो आप देखना आपके घर से ट्रेन की आवाज साफ साफ सुनाई देगी, और आप अपनी छत पे जाके देखोगे तो आपको रेलवे की ट्रैक्स भी आपको साफ साफ कहीं ना कहीं से दिखाई जरूर दे जाएंगे। अब यहाँ पर गुरु जब 1st हाउस में आएगा यानी कि लगन हाउस में जब गुरु आएगा तो ये भी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल देगा। कहते लगन में तो गुरु बहुत अच्छा होता है, फिजिकल लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, मगर यही गुरु आपको बृहस्पति जो है पहले घर में जब बैठता है तो आपको लाइफ में हर चीज के लिए स्ट्रगल करवाता है, मेहनत कराता है, और हर 6 साल के अंतराल के बाद, हर 6 साल के अंतराल के बाद आपका 1 साल बुरी तरह से खराब जाएगा। उस 1 साल में आपको लॉसेस होंगे, आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे, आपका फाइनेंशियल लॉस होगा, हर तरह से आपको जो है
नकारात्मक प्रभाव देगा फर्स्ट हाउस का बृहस्पति। 8th हाउस में जब भी राहु, आप देख लो आपकी कुंडली में 8वें घर में जब भी राहु है तो आप देख लेना आप अपने ससुराल कभी नहीं जाओगे। मेरे एक मित्र थे, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे हस्बैंड जो है ना, एक बार बस शादी के जस्ट बाद अपने ससुराल में गए थे और आज उनकी शादी को 20 साल हो गए और आज तक उसके हस्बैंड ने बस उसके ससुराल में जाते हैं तो बस 5 सेकंड के लिए या बस राम राम करी और चलते बनते हैं। यानी कि उनकी अपने सास ससुर से बिल्कुल भी नहीं बनेगी, उनके मन में हमेशा ये प्रॉब्लम रहेगी। और 8th हाउस के राहु वाले व्यक्ति को विदेश में भी सेटल करा देते हैं। जो लोग कहते हैं ना मेरी कुंडली में विदेश योग मुझे देखना है, कितने एस्ट्रोलॉजर इस बात को नहीं मानते। मैंने बहुत सारी कुंडलियों में देखा है कि 8वें घर का राहु भी विदेश में पहुंचा देता है और ऐसे लोगों का आना जाना लगा रहता है, यानी कि परमानेंट सेटल होने का बहुत कम चांसेस होता है। मगर वो विदेश में जाते हैं, बाहर की कंट्रीज में जाते हैं, थोड़ा टाइम रहते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, वो काम भी कर लेते हैं कभी कभी, मगर मोस्टली जो है उनके तार जुड़े रहेंगे विदेशों से। ये 8वें घर का राहु देता है और 8वें घर का राहु मैं बहुत अच्छा नहीं मानता, ये बहुत ज्यादा ट्रबल क्रिएट करता है क्योंकि इसकी सीधी दृष्टि जो है आपके धन भाव पर पड़ती है और आपको फाइनेंस में कहीं ना कहीं से अचानक आपके साथ चोरी हो जाएगी, आपका कहीं से कोई धोखा दे के चला जाएगा। आपने मान लो किसी ट्रैवल वाले को टिकट के पैसे दिए और आपको पता चला उसने आपको टिकट ही नकली चिपका दी। तो ऐसी चीजें जब आपको देखने को मिलेंगी तो ये आप देखना ऐसे लोगों का 8वें घर के अंदर राहु होता है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम सब डाल के देखो, लगन चार्ट में ये चीजें आपको क्लियर देखने को मिलेंगी। ससुर सास जो होते हैं हमारे, जो हमारी वाइफ के मदर फादर होते हैं, 11वें घर में अगर सूर्य भी होगा तब भी वो आप लोगों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। यानी कि जब भी आपके हस्बैंड वाइफ के साथ कोई भी बात होगी तो आपके सास ससुर को आप कंप्लेंट करोगे कि ऐसा मेरे साथ ये प्रॉब्लम की जा रही है, वो हमेशा आपके स्पाउस का साथ देना शुरू करेंगे। यानी कि आपकी बात को नहीं मानेंगे, हमेशा अपने बच्चों को ही वो सही मानेंगे। आप कितने भी सही होगे, अगर आपका सूर्य 11वें घर में बैठा है तो अब ये मान के चलना कि सास ससुर आपको ही गलत ठहराएंगे। इसके भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, इसके भी लिए बहुत सारी कुंडलियों पे मैंने रिसर्च की हुई है। बृहस्पति जब 6th हाउस में जाएगा, 6, 8, 12 बृहस्पति के घर अच्छे नहीं माने जाते। 12वें को फिर भी मैं अच्छा मानता हूं, पर छठे को तो मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानता। छठे घर में जब भी बृहस्पति चला जाएगा तो पेट खराब होगा, उस व्यक्ति को खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा, जो भी खाएगा उसको कॉन्स्टिपेशन रहने वाली है और पेट की खराबियां, पेट की बीमारियां उस व्यक्ति को मिलने वाली है। शनि 4th हाउस में होगा तो किसी आपके परिवार में किसी भी बंदे को गवर्नमेंट से कोई ना कोई फंड जरूर आएगा, चाहे अब गवर्नमेंट से उसको कोई रिवार्ड मिल जाए, कोई घर में बूढ़े होते हैं उनकी पेंशन आती हैं, या कोई आर्मी में रहता था आर्मी से रिटायर हुआ होगा, हर महीने उसको मंथली बेसिस पे उसको कोई ना कोई गवर्नमेंट से लिक्विड कैश आएगा। शनि जब 4th हाउस में आएगा तो व्यक्ति को गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई फंड जरूर आएगा, उसके परिवार में किसी को। मंगल जब भी 2nd हाउस में आएगा, मंगल जब भी 2nd हाउस में होगा लगन चार्ट के अंदर, तो ये लोग बहुत ज्यादा मिर्ची खाते हैं, बहुत ज्यादा तीखा तेज मसाला खाना है, लाइट खाना इनको अच्छा नहीं लगेगा, यानी कि फीका भोजन, जिसको हम सात्विक भोजन बोलते हैं। ये लोग तामसिक आहार बहुत ज्यादा करते हैं, मंगल 2nd हाउस वाले। और सूर्य और मंगल जब दोनों साथ में 2nd हाउस में होंगे तो वहां पर जो है उसको ये भी साथ में उसके अंदर बैठ जाएगी कि जो बात मैंने कह दी बस वही सही है, बाकी सबको वो दबा देगा, क्योंकि वाणी का कारक है। और मंगल जब वहां पर बैठता है तो वाणी में एक दबंगी आ जाती है, यानी कि जो बात उसने कह दिया है अगर आपने नहीं मानी तो फिर कलेश खड़ा हो जाएगा। यानी कि बस जो मैंने कह दिया, मंगल इतना ऊर्जावान ग्रह है, उसकी आवाज बहुत तेज होगी, बहुत गरज के बात करता होगा, घर में झगड़ा करके बात करता होगा, और जो बात कह दी तो बस कह दी, इसको आपको मानना ही मानना पड़ेगा। स्किन में डिजीजेस देखने को मिलेंगे जब आपका शुक्र 11th हाउस में आएगा। किसी ने मेरे से पूछा था, अभी परसों की बात है, व्हाइट पूरी बॉडी पे स्पॉट्स हो जाते हैं, आपने देखा होगा कई लोगों को। किसी ने कहा ये बोलते हैं कि फिश के ऊपर मिल्क पीने से ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। बहुत लोग जो है फिश के ऊपर रात को दूध पी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मगर वीनस आप देखना जब 11 हाउस में होगा, 11th हाउस में होगा लगन चार्ट के अंदर, तो स्किन की वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो व्हाइट स्पॉट वाली प्रॉब्लम होगी। स्किन में कोई भी दाग पड़ जाना
या कईयों को दाने हो जाते हैं, वो दाने खराब होने के बाद जो है बाद में उनके स्पॉट्स रह जाते हैं, स्किन कहीं से मस्तक काला हो जाता है, ये माथा जो है फोरहेड ये काला हो जाता है, अंडर आर्म्स उन लोगों की बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाती हैं, या कोई भी तरह की स्किन का इशू, स्किन बहुत ज़्यादा ढीली हो जाना, रैशेस बहुत जल्दी पड़ जाना, झुर्रियाँ बहुत जल्दी आ जाना, स्किन में ग्लो ना रहना, ये जो चीज़ें हैं जब वीनस हमारा 11th हाउस में आएगा तब ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बुध या केतु जब भी फर्स्ट हाउस में आएगा, बुध या केतु जब भी आपका फर्स्ट हाउस में आएगा, पूरे घर के अंदर आप सारे फैमिली मेंबर्स को देख लेना, किसी ना किसी व्यक्ति को स्टोन की प्रॉब्लम होगी किडनी के अंदर, किडनी में भी हो सकती है और एक वो पित्ता होता है हमारा उसमें भी हो सकती है, बुध या केतु, या फिर ये दोनों ही किसी के फर्स्ट हाउस में आ जाए, या बुध अकेला भी हो या केतु अकेला हो या दोनों एक साथ आ जाएं, तब भी जो है घर में पूरी फैमिली में किसी ना किसी पर्सन को पथरी जरूर होगी, बार बार उसकी पथरी बनेगी, वो जितने इलाज करा लेगा, मेडिसिन खा, सर्जरी करवाए, वो जो भी कराए, थोड़े थोड़े टाइम के बाद पथरी बनती रहेगी। यानी आपकी कुंडली में दोष है तो परिवार के किसी व्यक्ति को भुगतना पड़ सकता है, और जिसकी कुंडली है उसको भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली है तो दूसरा को ही होगा, ये आपको भी हो सकता है। तो इसका उपाय भी आप जरूर कर लो, ताकि पथरी बहुत गंदी बीमारी है, ये किडनी को भी डैमेज कर जाती है। मैंने तो देखा है कि ऐसे लोगों को कई बार किडनी भी निकलवानी पड़ जाती है, कईयों के साथ ऐसी समस्या हो जाती है और किडनी गई, आपको पता है कि कितनी बड़ी समस्या है। ठीक है, अब सूर्य या राहु, सूर्य और राहु जब दोनों ज्वाइंट होकर के, या फिर बुध और राहु भी जब दोनों ये कहीं पर भी कुंडली में एक साथ बैठ जाएं, सूर्य राहु, बुध और राहु, ये दोनों की कंजक्शन जब भी बन जाएगी तो इस व्यक्ति को बात बात पर वहम होगा, ये हर बात के लिए इतना ज्यादा श्योर हो जाना चाहता होगा कि बस कोई गलती की गुंजाइश ये लोग छोड़ते नहीं, और छोटी छोटी चीजों में बहुत पैसा भी ये लोग बर्बाद करते चले जाते हैं। क्योंकि मेरे पास कितने लोग आते हैं जो अपनी कुंडलियां दिखाते हैं, मैंने देखा उनकी कुंडली में बुध और राहु का योग है, तो मैं पूछता हूँ भैया कितनी बार अपनी कुंडली दिखा चुके हो, तो बोलते हैं गुरुजी मैं तो 50 को दिखा चुका हूँ। यानी कि उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि कितनी बार किसी भी एस्ट्रोलॉजर को दिखा लिया, मगर उसने उसको उपाय बताए, अगर नहीं हुआ तो फिर वो दूसरा एस्ट्रोलॉजर, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो भागते ही रहते हैं। यानी कि प्रॉपर ढंग का एस्ट्रोलॉजर एक ही बार सर्च नहीं करेंगे। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसी कई सारी चीजों में वो यही मिस्टेक करेंगे, यानी कि ये इंसान सही नहीं था, हो सकता है ये सही हो सकता है ये सही हो, मगर वो योग ऐसा है, उनको वहम होता है, सब उनके साथ अच्छा भी करना चाह रहे हो तब भी उनको यही मन में बैठा रहता है कि ये चीज मेरे साथ सही नहीं हो रही। ये वहम की जो स्थिति होती है, बार बार हाथ धोना, जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज्यादा वहम करते हैं ना, डर लगते, भाई टॉयलेट हो गया है तो 10 बार हाथ धोते रहेंगे। मेरे एक दो साधकों को भी ये प्रॉब्लम थी और उनके भी मैं उपाय करवाए, तो काफी ज्यादा साधना के बाद उनको फर्क पड़ा। उन्होंने श्री विद्या साधना की, उसके बाद उनको फर्क पड़ा। वो बताते थे कि मैं बार बार गुरुजी में सारा दिन हाथ धोती रहती हूँ, मेरे को डर लगा रहता है कि ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में कुछ लगा हुआ रह गया, यानी कि मैं पूरी तरह से नीट एंड क्लीन नहीं हो पाई। तो ये जो वहम है ये अंदर बैठ जाता है व्यक्ति के, और इसको इतनी ज्यादा ये मानसिक प्रॉब्लम बना देता है, बुद्ध को इतना ज्यादा डैमेज कर देता है कि फिर बहुत सारी चीजें खराब होने लगती हैं लाइफ में। रिलेशनशिप पे इसका बहुत खराब असर आता है, बच्चों पे बहुत खराब असर आता है, ये नॉर्मल तौर पे देखने को मिलता है। चंद्रमा जब भी 6th हाउस में होगा या फिर 8th हाउस में होगा, ऐसा व्यक्ति जब अपने घर में, ऑफिस में, अपनी शॉप पे जब लॉक लगाएगा तो उसको बार बार चेक करके देखेगा, अपनी तिजोरी को बार बार उसका लॉक चेक करके देखेगा। उसको इतना ज्यादा वहम बैठेगा कि बहुत ज्यादा वहमी होगा कि मेरा ताला खुला तो नहीं रह गया, कोई मेरे पैसे ना निकाल ले। अब ये सूत्र देख लेना, इसके अंदर आप पाएंगे कि मून 6 या 8 हाउस में होगा तो ऐसे व्यक्ति लॉक को बार बार चेक करते हैं। मैं ये ताले के संबंध में बात कर रहा हूँ, तो घर में आप ताला लगाते हो, इसी के अंदर उसको इतना वहम होगा और कि बार बार उसको चेक करता रहेगा, कुछ भी मेरे से छूट ना जाए। ठीक है, अब शनि जो है फर्स्ट हाउस में आ जाए, शनि लगन हाउस में, फर्स्ट हाउस में होगा तो उसके घर में हमेशा वाइन जरूर मिलेगी, शराब, चाहे वो बियर की बोतल्स हो, शराब हो, इंपोर्टेड वाइन्स हो, कुछ भी हो, चाहे वो खुद पीता हो चाहे वो खुद ना पीता हो, उसे शौक होगा कि वो घर में
शराब की बोतल मेहमानों के लिए रखा होगा। मेरे एक अंकल हैं, वो आर्मी में से रिटायर्ड है। वो जब भी वहां से अपनी कैंटीन में जाते हैं तो वहां से 2 बोतल परचेज करके लाते हैं। मैंने कहा अंकल आप तो ब्राह्मण हो, आप लोग तो ड्रिंक करते नहीं हो, फिर ये बोतल्स क्यों रखी है, इतनी सारी सजा के रखी है घर में। कहते बस मुझे शौक है, घर में बार बना के रखा हुआ है बिना मतलब का। मैंने कहा आपका शनि फर्स्ट हाउस में तो नहीं है? कह रहा मेरा फर्स्ट हाउस में है। तो मैंने कहते ये क्या बेटा, ये कैसा कंसर्न है? मैं कहा आप देख लो, आपके घर में कोई भी नहीं पीता है, उनका बेटा भी नहीं पीता है, वो खुद भी नहीं पीते हैं, उनके लड़कियां तो खैर नहीं पीती। तो आप देखो कि उनके घर में इतनी सारी शराब की बोतल्स, मैं देख करके हैरान हो गया, जो पीता ही नहीं और फिर भी वो जब भी जाता है कैंटीन में तो ला करके वो रख देता है। और कमाल की बात है, ऐसे लोगों के घर में कोई ना कोई पुराने, बहुत सालों पुराने से सड़े गले जंग लगी पड़ी होगी, ऐसे ऐसे कोई बर्तन पड़े होंगे या हथियार जो होते हैं वो उनके घर में मिलेंगे। शनि का जो है ना, हथियार जरूर रखते हैं ऐसे लोग। बहुत पुराना हथियार पड़ा होगा, कुल्हाड़ी पड़ी होगी, कोई तलवार, वो कहेगा मेरे दादाजी की तलवार है जी, ये मेरे दादाजी उस टाइम पाकिस्तान से आए थे तब रखते थे। तो ऐसे लोगों के घर में, पुराने लोगों के घर में बड़े बड़े खंजर, बड़े बड़े हथियार, जो आप देखते हो ना फिल्मों में, वो दीवारों पे टांग के रखते हैं, शौक होता है। कोई पुरानी 10 साल पुरानी दोनाली बंदूक रखी होगी, 50 साल पुरानी, 100 साल पुरानी। तो ऐसे हथियार होगी, जंग लगा होगा, यूजलेस होंगे, चलेंगे नहीं, खराब होंगे, बट पड़ा है किसी की निशानी के तौर पे, वास्तु डिस्टर्ब करके रखना है तो किसी ना किसी तरीके से वो करके रखते हैं यहाँ पर। मून 11th हाउस में होगा, मून जब 11th हाउस में आएगा तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल आपकी लाइफ में देगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हर चीज को करने के लिए, क्योंकि मून एक जगह पे बड़ी जल्दी से अपना राशि परिवर्तन करता है। और जब लगन चार्ट में वो 11th हाउस में होगा तो लाइफ में बहुत 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 ज्यादा स्ट्रगल इंसान को करवाता है 11th हाउस का मून। और शनि जब फर्स्ट हाउस में होगा तो ऐसे लोगों को क्रोध भी बहुत ज्यादा आता है। शनि जब फर्स्ट हाउस में होता है तो ऐसे लोगों को बिना बात पे अचानक इतना सडन क्रोध आएगा, उनको हार्ट समस्या भी जरूर आती है। लाइफ में एक बार उनको स्टंट डालने की, पहले जमाने में तो स्टंट नहीं होया करते थे, व्यक्ति सीधा ही ऊपर चला जाता था, मगर अभी क्या है, स्टंट आ गया। तो ऐसे व्यक्ति को मोस्टली मैंने देखा है कि जीवन में 35 साल की आयु के आसपास उनको हार्ट के लिए स्टंट डलवाने की आवश्यकता जरूर 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 पड़ती है। गुरु से बृहस्पति जो है आपका, अगर मान लो फर्स्ट हाउस में बैठा है और उसके जस्ट सेकंड घर में अगर शनि आ गया, जस्ट सेकंड घर में शनि आ गया, तो चाहे वो किसी भी भाव में हो, यानी गुरु है पहले से लेकर 12वें तक कहीं पर भी बैठा है, जैसे अगर फर्स्ट में है तो सेकंड, थर्ड में है तो फोर्थ, फिफ्थ में है तो सिक्स्थ, जब भी बृहस्पति से जस्ट नेक्स्ट हाउस में जब भी शनि बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति, अब चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, आप जितना मर्जी उस पर दबाव डाल लो, वो शादी अपनी मर्जी से करेगा, वो अपना स्पाउस खुद चुनेगा। परिवार का कोई भी व्यक्ति उसको दबाव डाल करके उससे शादी नहीं करा सकता। ये बृहस्पति और शनि का जस्ट नेक्स्ट स्टेप वाले पे जब शनि आएगा गुरु से, तब वो व्यक्ति अपना स्पाउस अपनी मर्जी से चुनाव करता है। शनि जब भी हमारा 7th हाउस में आएगा, 7th हाउस जैसे आपको पता है स्पाउस का है, तो यहाँ पर ये मत सोचना कि स्पाउस आपको अच्छा नहीं मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। शनि अच्छा भी हो, शनि उच्च का भी हो, कितना भी बढ़िया हो, मगर शनि यहाँ पर स्पाउस को डिप्रेशन में रखेगा, उसको मानसिक रूप से परेशान रखेगा, उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां बना करके रखेगा। शनि हमारे स्पाउस को हेल्थली परेशान करेगा, उसकी हेल्थ को डिस्टर्ब रखेगा, उसको बिजनेस की टेंशन देगा, उसको आपसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगा, यानी कि वो आपसे खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो स्पाउस के लिए बैठा हुआ है, आपके स्पाउस हाउस में बैठा है। चाहे वहां पर फिर शनि बैठ जाए, चाहे फिर वहां पर 7th हाउस में राहु बैठ जाए, गलतियां आपसे होंगी और आपकी वजह से उसको प्रॉब्लम खड़ी होगी। और वहां पर उसको जो भी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, जो भी तरह से ट्रॉमास उसको गुजरने पड़ेंगे, ये आपकी कुंडली में शनि के 7वें घर में आने की वजह से होगा। आप देखो आपकी कुंडली में अगर 7th हाउस में शनि बैठा है तो आपके स्पाउस को ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आपका स्पाउस मेंटली, इमोशनली हर तरह से फिट रहे, अपने बिजनेस में तरक्की करे, अपनी जॉब में तरक्की करे, तो आपको अपने 7th हाउस का उपाय करना है। यहाँ पे हस्बैंड को या वाइफ को कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। आप जब उपाय करोगे तो उसकी लाइफ में आप तरक्की देखना शुरू कर दोगे। जब भी आपकी कुंडली में 7th हाउस में राहु या शनि बैठते हैं
तो आपको अपने लिए उपाय करने हैं, और आप उपाय करोगे तो आपके स्पाउस की लाइफ अच्छी होना शुरू हो जाएगी। और ऑब्वियस सी बात है, जब उसकी अच्छी होगी, वो खुश होगा, तो फिर आप भी खुश होगे, आपका परिवार भी खुश होगा। ऐसे ही राहु जब सेकंड हाउस में या फिर आपके फिफ्थ हाउस में आ जाए, तो उस व्यक्ति का एक दांत दांत के ऊपर दांत उसका जड़ जाता है। देखो, मेरा भी है मैंने आपको बताया, मेरा राहु पंचम हाउस में है, सेकंड हाउस में हो या फिर पांचवें घर में हो, तो आपका टीथ के ऊपर टीथ होगा, और ऐसी जगह पे होगा जहां पे वो वायर भी लगा नहीं पाएगी, ऐसी जगह पे होगा। फिर आपको दांत निकलवाना पड़ेगा। मैंने तो खैर किया नहीं, मेरा बहुत इतना ज्यादा नहीं था, माइनर सा था, तो मैंने कहा चलो चल तो ऐसे ही, क्या करना है, क्योंकि फिर इतने टाइम तक आप मुंह में तार लगा के घूमते रहो तो अच्छा नहीं है। आप देखना, राहु जब फिफ्थ हाउस में होगा तो ज्यादा चांसेस होंगे आपका एक टीथ के ऊपर एक टीथ आकर के निकल के आएगा। ये इतना सटीक फॉर्मूला है, आप लगा करके इसको देख लो। और राहु फर्स्ट हाउस में होगा, फर्स्ट हाउस में जब भी राहु होगा, तो आपके घर का जो मेन गेट होगा, जो एंट्रेंस गेट होगा, वो अगर लोहे का है, लकड़ी का है, या वो जैसा भी है, वो हमेशा जब भी आप उसको खोलोगे, बंद करोगे, वो अटक अटक के खुलेगा, यानी कि वो आवाज करता रहेगा, वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। जब भी आप अपनी घर की मेन एंट्रेंस का गेट खोलोगे, वास्तु दोष है। ये वास्तु जब आप पढ़ोगे ना, तो आप कई बार सोचते हो कि कई लोग जो वास्तु के बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है ना, वो आपके बारे में बहुत सारी चीजें बता देते हैं। वो ऐसे नहीं बताते, कि उनको पता है कि अगर आपने एक बात उनको बता दी ना, तो पूरा वास्तु उनके दिमाग में फीड होता है, और जितना आप पढ़ते रहोगे वो आपको उतना बताता रहेगा। अगर आपने कहा कि मेरी वाइफ की तबीयत खराब है, तो उसको इमीडिएटली क्लिक हो गया कि आपके सेवंथ हाउस में या तो राहु है या तो फिर शनि है, और फिर उसी से रिलेटेड वो 7 बातें आपको और बताएगा, और वो बातें सारी सही होंगी। आपको लगेगा वाह जी वाह, गुरु जी को तो सब कुछ पता है। ये प्रॉपर साइंस है, ये साइंस है, इसको पढ़ना पड़ता है, इसकी मेहनत करनी पड़ती है, इसको याद करना सबसे बड़ा टास्क है। मैं भी जब कोई भी वीडियो करने लगा हूँ अब, तो मैं भी आपको सही बताऊं, पहले मुझे भी अब इसके ऊपर वर्क करने की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि कम टाइम के अंदर प्रॉपर बात करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्या क्या चीजें हमने बोलनी है, क्या क्या चीजें हमें आपको जरूरी बतानी है, जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से अच्छा करे। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, ये अंधविश्वास दूर करने के लिए बता रहा हूँ आपको, कि अंधविश्वास जो हमारी दुनिया में, हमारे भारत में चल रहा है ना, ये त्रिकालदर्शी बाबा है, इसको बहुत कुछ पता है, सिर्फ साइंटिफिक चीजें हैं, ये सब कुछ पता है उनको, क्योंकि उन्होंने उसकी पढ़ाई करी है, उसके ऊपर रिसर्च की है, उसके ऊपर मेहनत की है। जो पढ़ाई अगर आप करोगे किसी चीज के, एस्ट्रोलॉजी को पढ़ोगे, तो जितने ज्यादा आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर होगे, तो आप काल गणना भी कर सकते हो, कि काल गणना भी आप फिर याद रखोगे, कि यानी कि किस काल में आपके साथ क्या होगा, वो भी आप इमीडिएटली बता सकते हो। इस समय पर आपकी माता जी क्या कर रही हैं, इस समय पर आपके पिताजी क्या कर रहे हैं, ये भी आपकी कुंडली में आना क्लियर है। ये भी हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से इसको जान सकते हैं। इसकी और पढ़ाई करते रहना, सारा जीवन इसको पढ़ते रहोगे, तब भी आपके लिए कम होगा। अब यहाँ पर मान लो कि राहु आपका 7th हाउस में है, तो आपको फाइनेंस की हमेशा दिक्कत रहने वाली है, यानी कि आपका स्पाउस अगर डिस्टर्ब है, तो आप, ऑब्वियस सी बात है कि चाहे उसको हेल्थ का इशू आ जाए या कोई भी प्रकार का इशू आ जाए, वो आपको फाइनेंशियली भी, मनी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम फिर आपको वो दे करके रखेगा। ये सारी जो चीजें इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं, यानी एक प्रॉब्लम खड़ी होगी तो उसके साथ 10 खड़ी होंगी। अब सारी तो यहाँ नहीं गिनवाऊंगा, जितनी बेसिक बेसिक आपको फिर जो लाइफ के लिए जरूरी है, अभी मैं आपको वो सारी चीजें बता रहा हूँ, कि आपका घर, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, ये सब सुखी रहें, ये सब कोई बीमार ना हो, किसी को कोई हेल्थ इशू ना आए, किसी को फाइनेंशियल इशू ना आए, और करियर आपका अच्छा चले, लाइफ में खुश रहो, भगवान की प्राप्ति हो, मेडिटेशन करो, योग करो, साधना करो। ये जो चीजें आप करते रहोगे, तो ये सब अच्छी अपने आप होनी शुरू हो जाएंगी। अब आते हैं हम सूर्य या फिर बृहस्पति। सूर्य या बृहस्पति दोनों में से अगर कोई भी प्लेनेट आपका 3rd हाउस में बैठ जाए, तो भी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहने वाला है। तब भी हर चीज के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हर काम को 10-10 बार करना पड़ता है, तब जाकर के उसमें फिर सक्सेस हमें मिलती है। शुक्र, चंद्रमा, वीनस और मून, जब ये दोनों एक जगह पे आ जाएंगे, तो आप ये समझ लेना कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा जलनखोर होगा। अगर आपकी लाइफ में किसी के भी साथ कोई आपका दोस्त है जिसकी लाइफ में वीनस और जो शुक्र है ये एक ही कुंडली में बैठे हैं, वैसे बहुत अच्छा होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, उसकी लाइफ में बड़े प्यार करने वाला इंसान होगा,
मगर उसके अंदर एक जलन की भावना रहेगी, यानी उसको हर चीज पहले, मी फर्स्ट वाली जो भावना है वो उसके अंदर रहेगी। इस कारण वो आपसे अपने सारे रिश्ते भी तोड़ सकता है। कौन? जिसका वीनस और चंद्रमा एक ही भाव में होगा। कुंडली में 12 के 12 घरों में कहीं पर भी ये प्लेनेट बैठा हो, वो व्यक्ति अपने आप को हमेशा पहले रखेगा, आपको हमेशा सेकंड नंबर पे रखेगा। अगर आप ऐसे हो तो आपको भी इस चीज को समझना है। अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो आपको ये समझना है कि मुझे अपने रिश्तों को अपने से अच्छा प्रायोरिटी पे रखना है, ताकि मेरी जिंदगी अच्छी चले, मैं भी खुश रहूं, कोई मुझे सामने से बद्दुआएं ना दे, मुझसे नाराज ना हो, मेरे जीवन में खुशी आए, मैं भी सबको खुशी का कारण बनूं, मैं भी अच्छा इंसान बन के अपनी चारों ओर खुशी बिखेरूं। तो ये हमें अवश्य अपनी जिंदगी में देखना है कि शुक्र और चंद्रमा एक ही भाव में तो नहीं है, एक ही, क्योंकि ये दोनों शत्रु ग्रह हैं। ये जब आएंगे तो फिर प्रॉब्लम तो क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं सुख भाव में, चौथे घर के अंदर जब बृहस्पति आता है तो यहाँ पर सेम टाइम में अगर बुध भी आ जाए और उसी टाइम में, या बृहस्पति अगर आपका 4th हाउस में है और बुध आपका 5th हाउस में चला जाए, तो बहुत बहुत ज्यादा वहमी बना देगा आपको। यानी आपकी लाइफ में कितने भी लोग होंगे, आप यही सोचते रहोगे कि ये मेरे साथ सही कर रहा है या गलत कर रहा है, और ये फाइंड आउट करने में ही आपसे मिस्टेक हो जाएगी। आप अपने रिश्ते को, अपने, चाहे वो आपका कोई रिलेशनशिप हो, आपका कोई रिश्तेदार हो, घर का कोई मेंबर हो, आप उसके बारे में एक गलत परसेप्टिव अपने मन के अंदर बना लोगे और उसके साथ अपना संबंध तोड़ लोगे, और बाद में आपको पता चलेगा ये तो मेरा ही लॉस हो गया। यानी कि आपने उस इंसान को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए खो दिया। जब ये योग आपकी कुंडली में बनेगा, आपको अंतर से ऐसे विचार, आपके थॉट प्रोसेस ऐसी हो जाएगी, आपको लगेगा कि ये व्यक्ति, वो कितना अच्छा भी आपके लिए सोच रहा होगा ना, तो फिर भी आपके मन में ये बैठेगा कि कहीं मुझे चोट ना पहुंचा दे। ये वहम हर एक छोटे छोटे काम करने में भी आपके साथ चलेगा, जिसकी वजह से आप डिस्टरबेंस अपनी लाइफ में क्रिएट करोगे ही करोगे। मून और केतु, चंद्रमा और केतु सबसे बैड योग है। जब ये दोनों कुंडली में साथ होंगे तो आप एक बात अपने दिमाग के अंदर क्लियर कट फीड कर लेना कि आप जितना भी किसी का अच्छा करोगे। अब यहाँ पर ये भी योग देखना है आपको कि अगर कुंडली में ये योग बैठा है तो ये भी सोचना है कि अब मैं इतना भी ज्यादा मैं किसी के लिए सब कुछ ना करता चला जाऊं, ये मेरे को जो है बाद में बहुत भारी कीमत चुकानी पड़े। यानी कि आप किसी के लिए अपने तन मन धन से निछावर हो गए और पता चला सामने वाले ने कोई क्रेडिट आपको नहीं दिया, जो भी आपने उसके लिए किया सारी जिंदगी आप लोगों के लिए करते रहे, और लास्ट में वो आपको, जब उनका मतलब पूरा हो गया, वो आपको लात मार करके चले गए। ये बहुत ही ज्यादा सेल्फिश दुनिया है। मगर जब कुंडली में ऐसा योग होता है तो ऐसे लोग क्या करते हैं, आपके साथ अपने मतलब तक रहते हैं और उसके बाद आपको छोड़ करके भूल जाते हैं। आपको आपका उनका काम बन गया, दैट्स ऑल। जब चंद्रमा और केतु होगा, ये सबसे ज्यादा आपके साथ तब ये चीज होगी कि दुनिया में आप जिसके लिए जितना भी मेहनत करते रहोगे, जितना भी आप किसी का भला सोचोगे, आप अपना पैसा भी उनको दोगे, अपने टाइम भी उनको दोगे, अपनी लाइफ उनको दे दोगे, और लास्ट में आपको पता चलेगा उस व्यक्ति ने आपको लात मार दी। बड़ा दुख होता है इस योग के अंदर जब इंसान के साथ ऐसी चीजें घटित होती हैं। तो आपको ये चीज का भी उपाय करते रहना है ताकि किसी भी कारण से आपके रिश्ते डिस्टर्ब ना हो। जो लोग कहते हैं मेरा ब्रेकअप हो गया, वो मेरे को छोड़ के चली गई, मेरे को उसने, लड़के ने मेरे को चीट कर दिया, किसी और से शादी कर ली, कुछ भी हुआ, व्हाट्सोएवर कोई रीजन बन गया, यानी कि वहां पर चंद्रमा को दंड पड़ा है, तभी जा करके ये घटना आपकी लाइफ में घटेगी। जितनों के भी ब्रेकअप्स होते हैं आप देखो, वहां पर कोई आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा, आप उसके लिए कितना भी अच्छा एफर्ट करते रहे, बहुत एफर्ट लगा दिया आपने, तब भी उसने कहा कि नहीं, मेरे को तो अभी भी, उनको और चाहिए हमेशा। दुनिया आपसे फिर जो है कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी। आप करते रहोगे, सारा किया धरा एक समय पे आपको कहेंगे तूने मेरे लिए किया ही क्या। अक्सर आप देखते हो बच्चे, कई बच्चे ऐसे होते हैं, माँ बाप सारी जिंदगी करते रहते हैं, लास्ट में बच्चे कहते हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या। तो कई बार माँ बाप की कुंडली में ऐसा योग होता है जिसके कारण उनके बच्चे उनको ऐसा कह करके बाद में छोड़ करके चले जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं शनि 1 और राहु 12वें घर में। शनि खाना नंबर 1 में और राहु 12th हाउस में होगा। जितना भी आप भला कर लो, आप अपनी किडनी उस व्यक्ति को निकाल के दे दो, अपनी जान उसको निकाल करके दे दो, आपको जूते ही पड़ने वाले हैं। आपको उसके कोई क्रेडिट आपको नहीं मिलने वाला। वक्त आने पर वो इंसान आपको पूरी तरह से, जो भी आपकी लाइफ में आएगा वो आपको धोखा ही मिलने वाला है।
सारे दोस्त आपसे अपना फायदा उठाने की सोचेंगे, घर के परिवार के रिश्ते सब के सब, सिर्फ आप जितना भला करोगे उतना ज्यादा आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो वहां पर ऐसा योग अगर आपकी कुंडली में है तो कसम खा लो कि बस अपना ही सोचना है, अपना ही सोचना है। अगर साधना के मार्ग में चलना है, फिर अगर आपको बृहस्पति को लेकर के जाना है, आकाश में इतना उच्च कर देना है, तो फिर एक जर्नी अलग हो जाती है। वहां पे मैं सबको अनकंडीशनल लव का मार्ग सिखाता हूँ। वहां पर मैं फिर सभी को ये कहता हूँ कि आप अनकंडीशनल लव करो, क्योंकि दुनिया में तो देखो स्वार्थ के ही रिश्ते हैं। क्योंकि ये भी चीजें हमें समझनी है, क्योंकि हमारी कुंडलियों में भी ये चीजें होती है, तभी हमारे साथ ऐसे बैड इफेक्ट्स आते हैं। तो इन चीजों को जब हम समझ के चलेंगे तो हमें पता होगा कि ये चीज मेरी कुंडली में लिखी है, मेरे साथ धोखा होना लिखा है, मेरा ही कोई प्रारब्ध है, मैंने ही किसी जन्म में कुछ गलत किया होगा। तो तभी तो जाकर के ये ग्रह मेरे बने। ग्रह भी ठाकुर जी चलाते हैं और कोई नहीं चलाता, ग्रह भी परमात्मा स्वयं चला रहा है। ग्रह जो अपने आप नहीं घूम रहे हैं। और आप अगर 2:25 पे पैदा हुए तो भगवान ने आपको पैदा किया, वो कर्म प्रारब्ध है, तभी आपको उस वक्त पे आपका जन्म हुआ है। तभी आप कोई इंडिया में पढ़ा और तो कोई न्यूजीलैंड में पढ़ा है, कोई अमेरिका में पढ़ा है। तो ये सब जो लाइफ में आपको मिली है, ये आपके ही कर्मों से मिली है। कोई घर में इंडिया में रह करके राज भोग रहा है, कोई मर्सिडीज में कुत्ता बन के घूम रहा है, और कई कुत्ते हैं जो बेचारे सड़कों पे पड़े हैं, कई कुत्ते भी हैं जो BMW में मालिक के साथ घूमते हैं, बढ़िया बिस्किट नॉनवेज खाते हैं। तो ये सब जानवरों के ऊपर भी लागू होता है, सिर्फ इंसान पे लागू नहीं होता। जानवरों की भी लाइफ पर, उनको भी कैसा जीवन मिलेगा, कब मरेंगे, कब पैदा होंगे, ये भी सब लिखा है उसके अंदर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं। गुरु 10th हाउस में जितनी ज्यादा करियर हाउस जिसको कहते हैं 10th हाउस में भी जब बृहस्पति आएगा देवगुरु, तो वो भी जो है आपको नेकी का फल नहीं देगा। आप जितना अच्छा करते जाओगे आपको लाइफ में ग्रोथ नहीं देने वाला है। अब मैं एक ऐसे योग के बारे में बात करने वाला हूँ, राहु और मंगल की कंजक्शन। मेरी जिंदगी में जो सबसे प्रिय इंसान था, उसके साथ मेरा बहुत बड़ा ट्रबल क्रिएट हुआ था, और मैंने उसकी लाइफ पर रिसर्च किया तो क्या पाया, मेरे पास उसका टाइम भी नहीं था, मेरे पास सिर्फ उसकी डेट ऑफ बर्थ थी और उसका बर्थ ईयर था। मेरे पास उसकी बर्थ टाइम ही नहीं था मेरे पास, तो कैसे कुंडली निकालता। उसने मेरी लाइफ में बहुत बड़ी ट्रबल क्रिएट करी, और मेरे मन में हमेशा था कि किस योग के कारण उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया। तो मैंने क्या किया, रात को 12 बजे से लेकर के अगले नेक्स्ट डे 12 बजे तक के मैंने सारी कम से कम 100-150 कुंडलियां बना दी, सारे लगन चार्ट निकाले, और उसमें एक ऐसा योग फाइंड आउट किया जो 24 के 24 घंटे में बना रहा। यानी कि कंप्लीट 24 आवर्स में वो योग बना रहा। ऐसे भी हम बहुत कुछ फाइंड आउट करते हैं, जो लोग कहते हैं कि मेरे पास कुंडली नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। अगर उनको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ भी पता है तो भी हम इतना कुछ निकाल देंगे उसका कि वो बिलीव ही नहीं करेगा कि इतना कुछ सिर्फ मेरी डेट ऑफ बर्थ से भी बता दिया गया। पर उसमें हमारे को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और उसके लिए फिर आपको थोड़ी सी हमारे को फंडिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मजाक कर रहा हूँ, जो फीस है वही देनी है आपने। तो नेक्स्ट चीज़ क्या है, मेहनत मैं करता हूँ, मेरे को होता है, मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरी ये भूख है, मेरी हंगर है कि मेरे पास कोई आया है तो बस वो मेरा मुरीद हो जाए, वो उसको मैं इतना पे कर दूं, इतना रीपे कर दूं उसको कि बस वो खुश होकर के जाए। वो ये ना कहे कि मैं वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस के पास आया, विराट जी के पास आया, मजा नहीं आया मेरे को, ये नहीं मैं सुनना चाहता। चाहे मेरे को 10 गुना एफर्ट करना पड़े, मैं करूंगा। तो मैं बात कर रहा था राहु और मंगल की। तो मैंने फाइंड आउट किया उस व्यक्ति की पूरे के पूरे 24 घंटे के अंदर राहु और मंगल जो थे उस पीरियड में वो साथ साथ चलते रहे थे। अब ये हमारे एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा सूत्र है कि राहु और मंगल जब साथ होते हैं तो उस व्यक्ति को पाइल्स होने की 98% चांसेस होते हैं। यानी कि 40-45 की उम्र में उसको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ऐसे व्यक्ति को उसको पाइल्स हो जाता है। पाइल्स बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रॉब्लम है, उसका पेट बड़ी जल्दी खराब होने लगता है, उसके सर के बाल झड़ने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे व्यक्तियों के साथ होने लगती हैं। उनको वो बड़े गुन्ने किस्म के रहते हैं, अपने अंदर अंदर कुछ कुछ सोचते रहते हैं, अच्छा भी उन सही हो भी रहा हो ना भी हो रहा हो, अपने आप ही चीज़ों को इमेजिन करने लगते हैं। कुछ देखा उसी से स्टोरी निर्मित कर ली, नहीं ऐसा ही होगा। गैसिंग करने की आदत, बिना मतलब की गैसिंग करनी है कि ऐसा ही होगा, और कई बार वो चीज़ होती भी नहीं है, सामने व्यक्ति कुछ और सोच रहा होता है पर उसने अपनी ही इमेजिनेशन में कुछ भी बना लिया। बिना बात पे विस्फोटक गुस्सा आ जाना, यानी कि वो गुस्सा पीते रहेंगे और एक दिन जाकर के बम फोड़ देंगे। बहुत ज्यादा क्रोध अपने अंदर दबा के चलते हैं पर शो नहीं होने देते दुनिया को, और जब उनको गुस्सा आता है तो वो ऐसा गलत डिसीजन लेते हैं कि सब मठिया मेट हो जाता है।
यानी कि चाहे फिर वो खुद बर्बाद हो जाए, सामने वाला बर्बाद हो जाए, उनका पूरा खानदान बर्बाद हो जाए, मगर राहु और मंगल मरते दम तक हार नहीं मानते, बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं। एक बार किसी चीज को ठान लिया तो उसके लिए मरना है, मरना है, मारना है, करना है जरूर। तो ये क्रोध, इतना एंगर जो है राहु और मंगल का होता है। अभी आप जो देख रहे हो, ये जो रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, ये सारा काम राहु और मंगल का है। इन दोनों की कुंडलियां आप देख लो, राहु और मंगल घुसे हुए हैं दिमाग में दोनों के। यानी कि जन्म जीवन भर तक युद्ध रखेंगे, माफ नहीं करेंगे किसी को। ये माफ करना इतना जरूरी है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। हम परमात्मा को कभी पा ही नहीं सकते अगर हमें माफ करने की भावना अगर हमारे अंदर नहीं होगी। अगर किसी से भी कोई गलती हो जाती है, आपके किसी रिश्ते में भी कोई गलती होती है, तो उसे माफ करने से ही आप भीतर से शांत होगे, तभी आप अपनी लाइफ को भी इंजॉय करोगे। चाहे आप अपने स्वार्थ में कुछ भी करो, वो एक अलग बात है, मगर अपने मन के अंदर ऐसा कुछ ना कर दो जो आपको एक ऐसे कर्म दोष में डाले जो जन्मों तक उसकी कीमत आपको चुकानी पड़े। ऐसी चीजें राहु मंगल वालों को नहीं करनी चाहिए। आपकी कुंडली में अगर राहु मंगल है तो दोनों की शांति आपके लिए आवश्यक है। आपको पाइल्स होने का खतरा है, आपको पेट में अल्सर हो सकते हैं, आपके सर के पूरे बाल जा सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज आपको हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, राहु जब सेकंड हाउस में होगा तो राहु है एक ऊर्जा ही है राहु, और भ्रमित ऊर्जा है, धुआं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यानी जब वो खाना खाएगा, वो बहुत ज्यादा फूडी होगा, बहुत खाने का शौकीन होगा, तरह तरह के भोजन उसको चाहिए, वैरायटी ऑफ फूड्स उसको अपने टेबल पे चाहिए, चाहे वो थोड़ा थोड़ा खा करके सब छोड़ दे। यानी उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या खा रहा हूँ, बस खाना है, पेट भरना है, और खाना है और खाना है, ये ले आओ, वो ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। सेकंड हाउस का राहु बहुत ज्यादा खाना खाता है, उस कारण उसकी तोंद भी निकल जाती है। वो ज्यादा मोटे जो लोग होते हैं, वो देखें कि सेकंड हाउस में उन व्यक्तियों का राहु होता है। अब हम बात करेंगे इसी सेकंड हाउस में, जब राहु जब इसके ऑपोजिट चला जाए और यहाँ पर केतु आ जाए। केतु जब सेकंड हाउस में आ जाएगा, अगर आपकी कुंडली में केतु सेकंड हाउस में है, तो आप एक बात मान लो कि किसी की भी एडवाइस आपको नहीं लेनी है। जब भी आप किसी की एडवाइस लेकर के कोई भी काम होगा, आपके घर वाले क्यों ना हो, मैं क्लियर आपको बोल रहा हूँ कि आपको केतु सेकंड हाउस में आ गया है, तो आपको किसी की भी राय लेकर के कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन, अपनी शादी का डिसीजन, अपनी मैरिड लाइफ का कोई भी डिसीजन आपको किसी की राय लेकर के नहीं लेना चाहिए। जब भी आप किसी की भी राय लोगे, चाहे वो फिर कितना भी बड़ा समझदार क्यों ना हो, उसकी राय आपके अपोजिट जाने वाली है, आपको ये समझना है। यानी आप ये करना है आपको कि जो आपके अंतर मन से आता है, बेस्ट सोचो, समझो। अगर राय भी ले रहे हो तो कई लोगों को सुनो, एक ही पर्टिकुलर पर्सन की राय लेके कोई डिसीजन नहीं लेना। सेकंड हाउस में केतु आया और राहु से अपोजिट 8th हाउस में चला गया है, तब आपको इस केस में ये बात को समझना है कि मुझे बहुत ज्यादा समझदारी से अपना निर्णय लेना है। यानी कि चाहे कोई जमीन में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, कुछ भी जीवन में अपने लाइफ को, अपने आप को किसी इंसान में इन्वेस्ट करना है, तो सेकंड हाउस के केतु को आपको बहुत अच्छे से समझना है कि ये आपकी लाइफ में बड़ी डबल क्रिएट करके जा सकता है। अब नेक्स्ट है, जब सूर्य हमारा 4th हाउस में होगा, तो वो व्यक्ति, उनके पास कितना भी करोड़ों रुपए क्यों ना हो, उनकी जेब से 100 रुपए नहीं निकलते। बहुत ज्यादा महाकंजूस लोग होते हैं। यानी कि घर में गाड़ी पड़ी है तो भी बस में जाएंगे। मेरा एक दोस्त है, उसके पास 2 गाड़ियां खड़ी हैं, पर दिल्ली वो बस में जाता है। मैं कहता हूँ क्या बात, कहता है भाई मुझे शौक है। ये कोई शौक नहीं है उसका, सूर्य 4th हाउस में, कंजूस है, हर चीज में पैसा बचाने की आदत, यानी कि जो है उसे भी इंजॉय ना करना, क्योंकि मरने के बाद तक के लिए वो सोचते हैं कि मैं शायद साथ ही उठा के ले जाऊंगा। इतना ज्यादा कंजूस बना देता है ये कि वो जोड़ता ही चला जाता है। वो सोचता है कि अभी मैं और इकट्ठा करूं, मैं फिर उसको एंजॉय करूंगा, उसको भी ब्याज पे चढ़ाऊंगा, फिर उसकी ब्याज को भी मैं ब्याज पे चढ़ाऊंगा, तब जा करके मैं उससे मैं बर्गर पिज्जा मैकडोनल्ड में कभी चला जाऊंगा, खा पी लूंगा। इतनी ज्यादा जो कंजूसी होती है, जो लोग पैसे को लेकर ऐसे पकड़ लेते हैं, ये भी जो सूर्य जब आपका 4th हाउस में, सुख हाउस में गर्म ग्रह बैठ जाता है, तो सुख नहीं भोगने देता। हर चीज होती है, उसका सुख आपको नहीं भोगने देता। इन्वेस्टमेंट पे ध्यान रहेगा, गाड़ी भी लेनी है तो उसको टैक्सी में लगा देगा कि चलो भाई ये अपना कमाती भी रहेगी, और जब मुझे चाहिए होगा तो फिर मैं यही गाड़ी लेकर के चला जाऊंगा। अक्सर मैं देखता हूँ ऐसे लोग पीली पट्टी वाली गाड़ी में अपने परिवार के साथ घूमने भी जाते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा बकवास योग होता है। तो ये भी आपको उपाय करना चाहिए, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। आए हैं जीने के लिए, आए हैं ना लाइफ में। जितना जिसका शुक्र अच्छा होगा, वीनस जितना अच्छा होता जाएगा, तो उसकी खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, सिर्फ कमाने की नहीं। इसका शुक्र जितना अच्छा होता है, वो लोग लोन लेकर भी अपनी पूरी जिंदगी को घूमते हैं। मेरा एक फ्रेंड था,
वो मेरे साथ एक बार फॉरेन में कहीं घूमने गया, तो वो लोन लेकर गया, उसके पास पैसे नहीं थे, उन्हें 2 लाख का लोन लिया, कहता भैया मेरे को आपके साथ घूमने जाना है, चाहे मेरे को लोन लेके जाऊं पर मुझे एक बार बाहर घूम के आना है। तब हम ये सिंगापुर, मलेशिया 5-6 कंट्री गए थे। तो तब वो जो है लोन लेकर के भी वो व्यक्ति घूमने गया, वो ऑस्ट्रेलिया में चला गया, वहीं रहता है अपनी वाइफ के साथ, फैमिली के साथ। तो देखो ये जज्बा होता है ये लोगों का। तो ये जब बिजनेस अच्छा होगा तो फिर ये लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए फिर वो अच्छे से अच्छे स्टेप भी लेंगे और सेल्फिश भी नहीं होंगे। ये से लोग, बिजनेस अच्छा होगा तो ये लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी का गलत नहीं करते। सबसे बड़ी बात बिजनेस अच्छा होने की ये बहुत बड़ी खासियत मैंने देखी है। और बिजनेस मेरा भगवान की कृपा से बहुत अच्छा है, आपका भी भगवान करे अच्छा ही हो, क्योंकि ये ऐसा प्लेनेट है आप अपने सुख के लिए दूसरे को मारोगे नहीं। ये द बेस्ट क्वालिटी होती है स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए। ये चीज अगर आप नहीं करोगे तो भी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम रहेगी। अब मैं आपको एक लास्ट सूत्र देता हूं जो कि मेरे बेटे शिवांश की कुंडली में भी है। 12th हाउस में बृहस्पति, 12th हाउस का बृहस्पति जो होता है, भगवान पहले से ही बॉर्न आपको भगवान शिव की भक्ति दे देता है। शिव की नाम भी दे, परमात्मा की तरफ आपको आकर्षित करता है, आपके अंदर स्पिरिचुअल गुण होते हैं, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ आपके अंदर होगा। और आपके घर के जस्ट 100-200 मीटर के दायरे में भगवान शिव का मंदिर भी जरूर होता है। यानी ये आत्माएं ऐसी होती हैं जो चाहती है, वो जन्म भी ऐसे घर में लेती है जो मंदिर में उनके घर वाले मंदिर बहुत जाते होंगे। यानी कि उसकी माँ बहुत ज्यादा मंदिर जाती होगी, भगवान शिव की भक्त होगी, और या उसका पिता भक्त होगा भगवान शिव का। ऐसी चेतनाएं जो हैं वो ऐसा गर्भ ढूंढती हैं जो भगवान शिव के भक्त हो, या उनके घर के पास मंदिर हो भगवान शिव का। अक्सर मैंने देखा ऐसे योग में कि ये लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं और इनके घर के पास बहुत अच्छा स्कूल भी जरूर होता है। आप देखना आपकी कुंडली में अगर 12th हाउस में किसी का भी बृहस्पति बैठा है तो आप देखना कि आपके घर के पास कोई बहुत प्यारा सा मंदिर होगा, 2-4 मंदिर भी हो सकते हैं, कोई ना कोई धर्म स्थल, धर्मालय जरूर होगा। शिवलिंग होने का तो बहुत ज्यादा चांसेस मिलेगा यहाँ पर, और स्कूल भी अवश्य मिलेगा ऐसे घर के आसपास। और मैंने नोटिस किया कि सारे जितने मैंने अभी तक ये योग स्टडी किए, ये सारे के सारे मेरे बहुत सारे साधकों की मैंने कुंडली में पहले देखे, उसके बाद फिर मैंने आज ये वीडियो बनाने का डिसाइड किया। आप इसको देखो, ऐसे और बहुत सारे योग मैं अब आपके लिए लेके आऊंगा, क्योंकि अब हम फुल ऑन अभी जो है मैंने अपने जितने भी मेरे साधक है, मैंने सारी साधनाएं उनको हैंड ओवर कर दी हैं, सब अपनी साधनाएं कर रहे हैं। अब सिर्फ हमने लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यानी कि जो रुकावटें हैं जिसके कारण साधना भी डिस्टर्ब होती है, फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, अब उस पर काम करना है। तो ये जब जो योग किसी कुंडली में नहीं है तो उस योग को बनाना है, और अगर कोई खराब योग है तो उसके उपाय करके उससे मुक्ति पानी है। उसके लिए निरंतर अभ्यास करते हुए, प्रभु का नाम स्मरण करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, मिलेंगे फिर एक और अगले वीडियो में। नमः शिवाय, ब्लेस।